बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं हसन लियाकत और आज इस्लामाबाद का वेदर एक बार फिर खुशगवार है और हमारा मूड भी बहुत ही अच्छा हो जाता है जब इस्लामाबाद में बारिश होती है, क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जब बारिश होती है तो ये शहर बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। बाकी शहर भी बहुत खूबसूरत लगते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन इस्लामाबाद कुछ ज्यादा प्यारा लगता है। यस यू आर राइट। या शायद हम जहाँ पे इंसान रहता है उस जगह से उसको प्यार वैसे भी बहुत होता है और हम जहाँ पे रहते हैं तो शायद इस वजह से भी। लेकिन पूरे मुल्क का मौसम अच्छा है, उसके साथ साथ ही सैलाब की कुछ वार्निंग्स भी हैं, तो आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जो भी गवर्नमेंट की जानिब से प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए नोटिफिकेशंस आते हैं उनको पढ़ा करें, देखा करें, उन पर अमल करने की कोशिश किया करें। बिल्कुल ऐसे है निम्रा। और इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी भी मोबाइल सिम बंद होने वाली है? क्या आपको पता है? अच्छा, मुझे इसका अंदाजा नहीं। आप मैं चाहती हूँ बताएं कि कुछ मैंने नोटिफिकेशन देखा कि पीटीए मुख्तलिफ मोबाइल फोन से में बंद करने जा रहा है, तो वो किस क्राइटेरिया पे होगा, क्या होगा? हमारे सुनने वालों के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, निम्रा के लिए भी बहुत सारी ऐसी सिम्स हैं जो कि पीटीए 15 अक्टूबर से ब्लॉक करने का फैसला कर रहा है। पाकिस्तान हुकूमत 15 अक्टूबर से ऐसी मोबाइल सिम्स ब्लॉक करेंगी जो कि मुर्दा अफराद के नाम पर हैं या फिर मनसूख या एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं मुर्दा हूँ? नहीं, देखें, कोई मैंने ये नहीं कहा कि आप मुर्दा हैं, लेकिन आपके पास कोई सिम ऐसी भी हो सकती है जो आपके दादा के जमाने की हो या किसी और के जमाने की हो, और इस वजह से ब्लॉक करने का अमल 3 मराइल में मुकम्मल होगा। जाली या मनसूख शुदा कार्ड्स पर सिमें, एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड वाली सिमें और इंतकाल शुदा अफराद की सिमें, एग्जैक्टली, जो भी आपकी आईडी कार्ड है, लेट्स सपोज योर आईडी कार्ड आपकी अगर सिम आपके नाम पे है तो वो एक्सपायर्ड हो गया, तो 15 अक्टूबर से पहले मेरे सुनने वाले भी जिनका भी आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है वो 15 अक्टूबर से पहले उसको ठीक करवा ले, नहीं तो आपकी जो पीटीए है आपकी सिम बंद कर देगी और मुतासरा जो अफराद हैं अपने नाम पर सिमें मुंतकिल करवाने के लिए मुतलका फ्रेंचाइजीज या सर्विस सेंटर से रुजू करें। ओके जी, ठीक हो गया। चले, मेरे ख्याल में तो मेरी जो सिम है वो मेरे अपने ही नाम पे है और मेरा शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर्ड नहीं है। और उसके अलावा तीसरी क्या कंडीशन थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि किसी मुर्दा के नाम पे है तो आपको वो अपने नाम पे करवानी चाहिए। ओके, चले जी, तो ये हो गई बात। अभी पाकिस्तान में वैसे ये तो चले, आपने सिम की बात की, सुस्त इंटरनेट की रफ्तार ने मेहनत कशों की जिंदगियों पर भी बड़े असरात मुरतब किए हैं और वो असरात बड़ी संगीन है। उनके लिए रोजगार कमाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमारे फ्रीलांसर सबसे पहले जो, अगर उनकी बात की जाए, वो सफ़र कर रहे हैं। एक हमारी कम्युनिटी का बड़ा कम चंक जो है वो भी फ्रीलांसिंग की तरफ गया था। ये एक एरा थोड़ा बहुत हमने चेंज होते देखा कि हम लोग इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, इसके इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट की रफ्तार ने जो है ना, इंटरनेट की रफ्तार ने मसाइल खड़े कर दिए। कराची के एक रेस्टोरेंट के बाहर कई फूड डिलीवरी राइडर्स को सुस्त इंटरनेट की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि थ्रू आउट द कंट्री यही कंडीशन है। और एक डिलीवरी ड्राइवर है जी, मोहम्मद तारिक, उनसे बातचीत की हमने तो उन्होंने ये हमें बताया कि उनके जो साथी हैं जब वो अपनी शिफ्ट शुरू करते हैं तो इंटरनेट में दुश्वारी का सामना करते हैं, जिससे ऑब्वियसली उनका काम नाकाम होता है। और ये जितने भी राइडर्स हैं, हमने कोशिश की बात करें, उन सब का यही कहना है। और सिर्फ राइडर्स नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रीलांसर्स या हर इंसान चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो जरूर मुतासिर है। हम लोग इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं भाई, ये खबर अगर फॉर एग्जांपल पढ़नी पड़ जाए, कोई वेबसाइट ही नहीं खुलती है तो बड़ा मसला हो रहा है। सोशल वेबसाइट्स आपकी नहीं खुलती, सोशल साइट्स नहीं खुलती, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी फायरवॉल का मसला नहीं है, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं था और ऊपर से आपने फायरवॉल लगा दी तो वो सारे का सारा धड़म करके आपका इंटरनेट स्लो हो गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी है निम्रा मेरे पास। जिस तरह आपने इंटरनेट की बंदिश की बात की, तो इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिश्वत ना देने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती। और ये स्टोरी है किमाड़ी के एक गटर साफ करने वाले शख्स की, जिसने अंग्रेजी में इंकशाफ किया कि वो पेशावर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर कर चुका है। और नवाज शरीफ के दौर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजमत की दरख्वास्त दी थी मगर 70 में से हर सीट के लिए रिश्वत तलब की गई है। वो हैरान और मायूस रह गया। इसके इल्म और मेहनत के बावजूद रिश्वत ने इसका मुस्तकबिल तारीक कर दिया। अगर ये सच है तो ये हमारे माशरती निज़ाम की एक अंदोनाक तस्वीर है। और इसी हवाले से बाबा जी को भी सुन लेते हैं, वो जो इस वक्त गटर साफ करते हुए आपको नजर आते हैं। आइए उनको सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। बाबा, what's your qualification? What's your qualification? Yeah, I have crossed MA in political science from Peshawar University in 1987. And double MA in international relations
from Peshawar University. Acha. And other course? Yeah, I have cleared my PA from Peshawar University, MA from Peshawar University in these subjects. And I could not find any official job because they were demanding of 2 lakh or 3 lakh rupees per seat. Acha. And nowadays, after 27 years, I have labor in Karachi to bring down in these trains to clean it. I am a labor of KFC. आपका क्वालिफिकेशन पे जॉब नहीं मिली? नहीं, उन्होंने कोई मेरा का ख्याल नहीं किया. उन्होंने बस वही देखा कि जो सीट है. चलें That जी, is very ये unfortunate. इन Very, शख्सियत very को आपने unfortunate. कहते सुना बिल्कुल ऐसे. ये तो बहुत अफसोसनाक है कि हमारे मुल्क में जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह से रुल रहे हैं. और खैर, अगली खबर हसनैन जी। क्या है वो भी शेयर कीजिए प्लीज. बिल्कुल, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल आइस हॉकी टीम ने ब्राजील के खिलाफ 2-5 से कामयाबी हासिल कर ली और पाकिस्तान ने लैटम 2024, ये एक लैटिन अमेरिका में कप होता है जिसमें आपकी ब्राज़ील की टीम शामिल होती है, मैक्सिको की टीम शामिल होती है, अमेरिका की टीमें शामिल होती है. उसमें पहली बार शिरकत की जो अमेरिका के शहर कोरल स्प्रिंग्स में मुनक्किद होने वाला एक बैनुल-अक़वामी आइस हॉकी टूर्नामेंट था. और ये टीम सीनियर नेशनल हॉकी लीग के अहदेदार हैं डॉनी खान, उनकी जानिब से जल्दी में तरतीब दी गई जिन्होंने पूरे अमेरिका से 18 पाकिस्तानी नवजात खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और उन्होंने जाके वहां पे परफॉर्म भी किया और ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि ब्राजील को शिकस्त दी. सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान हॉकी एज वेल, क्योंकि आइस हॉकी में पाकिस्तान अभी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा. ठीक है, दूसरी हॉकी में तो हम अब बहुत ज्यादा पस्ती पे चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम टॉप 20 में तो हैं, लेकिन जो आइस हॉकी है उसमें हम स्टैंड नहीं कर रहे. तो उसके लिए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका की, उसको मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ब्राजील के खिलाफ मैच जीत के पाकिस्तान का जो सब्ज हिलाली परचम है उसको वहां पे भी बुलंद किया. बेशक ऐसे ही है और मुबारकबाद भी हो, हमारे लिए अच्छी खबर है. अच्छा, एक और खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि बरतानवी कम्युनिकेशन फर्म है. बरतानवी कम्युनिकेशन फर्म की तरह पाकिस्तानी वालिदैन को हमारा भी मशवरा है कि अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखें, क्योंकि बरतानवी कम्युनिकेशन फर्म जो है ई कॉर्पोरेट, इन्होंने वालिदैन को ये मशवरा दिया कि वो 11 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करने दें, इस्तेमाल करने से रोकें. हालिया जो एक बड़ी, वैसे इस पर तो रिसर्च होती रहती है, लेकिन एक करंटली एक रिसर्च की गई तो उसके मुताबिक जो बच्चे हैं, बच्चों में सोशल मीडिया के गैर फिल्टर शुदा मवाद की वजह से जहनी सेहत के मसाइल में इजाफा देखा गया. और बार बार हम अपने प्रोग्राम में आप लोगों को इस तरह की खबरें शेयर करते रहते हैं, इस तरह की रिसर्च, इस तरह की तहकीक अगर कहीं होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों के बार बार याद दहानी होती रहे और आप लोगों के जहन में रहे कि आप लोगों ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन यूज नहीं करने देना, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर चिल्ड्रन. अच्छा, आपने तो 11 साल की बात की, लेकिन मैं निम्रा ये बताना चाहता हूँ कि आजकल माएँ 2 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को सिर्फ चुप करवाने के लिए उनको गैजेट थमा देती हैं, उसमें वो गेम्स खेल रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट देख रहे होते हैं, कार्टून नेटवर्क देख रहे होते हैं. लेकिन मसला ये है कि जब वो 2 साल से लेके 15 साल तक इस आदत में अपने आप को डाल लेगा तो उसके बाद उसको ज़हनी बीमारियां होंगी. और इस नई तहकीक ने भी ये साबित कर दिया कि 11 साल के बाद ही आपने बच्चों को मोबाइल देना है. अगर आपने उनकी ज़हनी नशोनुमा करना चाहते हैं, ज़हनी बीमारियों से, दिमागी बीमारियों से आप उनको दूर रखना चाहते हैं, तो आपको ये तमाम तर चीज़ें करनी होंगी. और इसी के साथ जी एक खबर है जो कि मेरे रिलेटेड ही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से खबर है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस नौबत पर पहुंच चुकी है कि जहां इसकी अपनी आवाम ने क्रिकेट पर बात करना छोड़ दी, वही टीम की कारकर्दगी ने जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं उनको भी बोलने पर मजबूर कर दिया. साबिक इंग्लिश क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग कई दफा खेल चुके हैं, केवन पैटरसन, जिन्होंने रावलपिंडी में पहले टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर हैरत का इजहार किया और सवाल उठाया कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या कुछ हो रहा है. एक्स पर अपनी एक पोस्ट में पीटरसन ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए लीग का मयार मुझे बहुत बेहतरीन लगा और जहां खिलाड़ियों की मेहनत और नौजवान टैलेंट काबिल तारीफ था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, निम्रा नहीं बोल रही, बल्कि पूरा पाकिस्तान बोल रहा है. लेकिन उसके साथ साथ अब केवन पैटरसन भी बोल रहे हैं, केपी के साथ साथ एबी डिविलियर्स भी बोल रहे हैं और तमाम तो दुनिया इस हवाले से निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आखिर हो क्या गया है.
और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्जैक्टली और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें ये बताते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, उसके अलावा हमारी जो एक्रेडिटेशंस है वो कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि हम उनके खिलाफ बोलते हैं और जो उनके खिलाफ बोलेगा उसका सिर्फ गालिबन हंसते हैं। उन्होंने इस्तीफे का जो मुतालिबा उनसे अब किया जा रहा है, उन्होंने उसका रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं निजाम को बेहतर नहीं करता। और तो पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि अगर आप किसी ओहदे पे पहुंच चुके हैं और आप अगर वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते, आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप अगर सही तरह नहीं निभा पाते तो कभी इस्तीफा नहीं देते। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, इस्तीफा देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ज्यादा ग्रेस की बात होती है अगर कभी जरूरत पड़ती है किसी शख्स को। अगर लेट्स सपोज आपसे काम नहीं होता, मोहसिन नकवी साहब से अगर काम नहीं हो रहा, ना आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभाला जा रहा है, ना आपसे वजारत दाखिला संभाली जा रही है, आपके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो आप उनको एक्रेडिटेशन से रोक देते हैं, अपने खिलाफ बात भी नहीं होने देते, तो इस्तीफा दे दे सर, घर चले जाएं क्योंकि आप ही के अंडर हम आयरलैंड से आ रहे, हम अमेरिका से आ रहे, हम कनाडा से आ रहे, अब बांग्लादेश से आ रहे। पहले तो इन टीमों से जीतते थे ना, कम से कम पहले कभी कभार ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते थे, कभी कभार इंडिया से जीतते थे, लेकिन इन टीमों से रोज जीतते थे, लेकिन वर्ल्ड कप भी हम हार गए और सुपर 12 में भी नहीं पहुंच सके। हमारी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, देन एवरीबॉडी इज सेइंग कि नहीं सिस्टम ठीक करना है, तो समझ नहीं आती कि सिस्टम की फिर खराबी कौन है और वो सिस्टम ठीक हो क्यों नहीं रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सर्जरी भी नहीं हो सकती इस वजह से कि हमारे पास सर्जरी करने के बाद जो बैकअप प्लेयर्स है वो भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही है वो, एग्जैक्टली ये भी मैंने देखा। तो फिर करना क्या है आपने इस्तीफा नहीं देना, सर्जरी भी नहीं हो सकती है, कुछ और भी नहीं होना है, एंजॉय करना है। एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं आप। तो ये एंजॉय करते करते ना पूरे मुल्क को मसाइल का शिकार हो चुके हैं पूरा मुल्क हमारा। खेल बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है पाकिस्तान में जहाँ पे हमारी बहुत सारे एहसासात वाबस्ता हैं। तो अवाम बड़े इस वक्त नाउमीद हो चुके हैं आपकी परफॉर्मेंस से। खैर, अच्छा हसनैन, एक और खबर है जी सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक सहरा है रबिल खाली, आई होप सो कि मैंने इसका नाम रबिल खाली मैंने इसका नाम ठीक प्रोनाउंस किया। खैर, इस सहरा में जी 2 अफराद जीपीएस सिग्नल्स खो बैठने की वजह से हलाक हो गए। ये सहरा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला सहरा है, रेत का सहरा है, जो कि हाँ जी रेत का सहरा, और 2,50,000 मुरब्बा मील पर यह फैला हुआ है और जेर जमीन तेल के जखायर होने के बावजूद तकरीबन ये सहरा पूरा का पूरा ही गैर आबाद है। और ये दुनिया की सबसे तवील सीधी सड़क 256 किलोमीटर लंबी हाईवे, उसके जरिए यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, हाईवे 10 जो है। अच्छा, जहां ऑफ रोड नेविगेशन के लिए जीपीएस का होना इंतहाई ज़रूरी है, तो ये जो 2 शख्स यहाँ पर गए इनके क्योंकि जीपीएस के सिग्नल्स नहीं इनको मिले और उसकी वजह से वो खो गए। और ये जो रबीउल खाली की मैं आपको बात बताना चलूँ कि रबीउल खाली एक ऐसा सहरा है जो सिर्फ सऊदीया में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ से इसके करीब से गुजरा हूँ, ये ओमान में भी मौजूद है, इसका कुछ हिस्सा आपको अबू धाबी के बॉर्डर्स पे भी नजर आएगा जो कि यूएई है, और उसके अलावा ओमान, अबू धाबी और सऊदीया के साथ साथ जितने भी ये मुल्क लगते हैं वहाँ पे ये सहरा मौजूद है। लेकिन ये सहरा अभी तक बयाबान है। यकीन कीजिए कि जब इससे आप गुजरते हैं ना तो आपको एक अजीब व गरीब सा खौफ आता है, और ये कई किलोमीटर तक ये सहरा वहां पर मुश्तमिल है, जिस तरह आपने बताया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गजा की भी एक वीडियो है हमारे पास जहाँ पे एक औरत की हालत इज़हार की तस्वीर कशी की गई जो अपने बच्चों की भूख और अपने खानदान के खो जाने के दर्द का इज़हार करी है। हमारे पास ये वीडियो पड़ी है, आपको पहले वो दिखाते हैं। أنا ابني جاني بعد 14 سنة ما تقبوا، امي راحت واخوتي راحوا ولا حدا ضل. احكي للعالم يعيش مرتاح وينبسط على قد ما يقدر، ما ضلش ولا مخلوق إلي. أنا رحت والله العظيم شنطتي فيها حليب وشيبسي لابني عشان ياكل، عشان ولا حدا من العالم مطلع فينا. روحت من شغلي عشان روحت من شغلي لا لقيت امي ولا لقيت ابني ولا لقيت حدا ولا اخو ولا اي حدا الي هالقد. اجت انا لحالي بنادي الله بقول وين يا امي لا اله الا الله، انا لحالي يعني بقول ومعتصمه، وين معتصمه؟ وينه؟ بيت الشيخ كله نزل. ابني بعد 14 سنه استشهد ابوه وهي ابني كمان، هيني ضلت لحالي ولا حذر ولا انا لحالي بس طلعت من الدار ولا مخلوق يقولوا للعالم। आप देखिए जी, जिस तरह निम्रा आपने इस वीडियो के हवाले से बताया, अपने पूरे खानदान को वो खो चुकी हैं, उसके बाद अपने बच्चों के चेहरे पर भूख की अलामात, खुद अपने चेहरे पर भी बेचारगी की एक कैफियत सी छाई हुई है, और जिस तरह वो बयान कर रही हैं इस वीडियो के ज़रिए हमें वो अपने एहसासात बता रही है, अपने जज्बात बता रही हैं, और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसके लिए एक पुकार है कि वो इस नाजुक सूरत हाल से किस तरह अपनी तवज्जो उस तरफ दिलाएं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान हो गया
या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वही फलस्तीन के हवाले से बात करती हैं। तो कुछ भी नहीं रहा प्रैक्टिकली, लेकिन कम से कम बात तो हो रही है। मैं और आप तो कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है कि हम वहां पे जाके अब लड़ाई करना हमारी शुरू कर दें। हुकूमत को बहरहाल हस्तैन बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो गजा की सूरत हाल है, मुसलमान बहन भाई है हमारे, मुझे बहुत यहाँ पे दुख होता है, अफसोस होता है कि हमारे क्यों नहीं कुछ कर पाती हैं, खासतौर पे मुसलमान ममालिक। एनी हाउ जी, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हैं, जल्दी से वापस आते हैं और पॉलिटिक्स में खासतौर पर कल बलूचिस्तान में क्या हुआ उस पर बातचीत होती है। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों में 37 से ज़ायद अफराद जाँबाग हो गए। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात में 37 से ज़ायद अफराद जाँबाग हुए। अगर ज़िला मूसा खेल की बात की जाए तो वहाँ पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 23 अफराद जाँबाग हुए। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बसों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने रोका और शनाख्त के बाद फायरिंग करके 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। तकरीबकारी का एक और वाक़या ज़िला कलात में पेश आया, जहां पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत 10 अफराद जाँबाग हुए। SSP दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज़ एहलकार और 5 शहरी जाँबाग हुए। बोलान के इलाके कोलपुर से 4 अफराद की लाशें मिली, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 21 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 14 जवान जामे शहादत नोश किया। अफसोसनाक जी, ये विजुअल्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल बलूचिस्तान से हमारे रिपोर्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? कल की तो बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती रही हैं, अभी क्या सूरत हाल है? जी देखें, ये अफसोसनाक वाक़या कल तो हुआ, जो दिल खराश वाक़या था। जो रशम फिंगरी के मकाम पर आए 23 अफराद को जो है ना शहीद कर दिया गया, 5 अफराद जो है ना जख्मी हुए थे। तो 21 अफराद का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा था और जो 2 अफराद हैं वो दुखी और लोरा लाई से थे, पश्तून कबीले से थे। तो अब सूरत हाल ये है, तो अभी तो जो है ना जो गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, फिलहाल तो वो आग भी अभी भी जल रही है। लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, कोई भी हादसा यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पर ना सड़कें हैं ना अस्पताल हैं। अगर अस्पताल हैं उनमें मेडिसिन नहीं है। कल के वाक़े के मुताबिक कल जो बड़ा हादसा हुआ, करीबी अस्पताल हैं उनमें मेडिसिन नहीं थी, जिसे जो है ना तिबी इमदाद के बाद जो है ना जख्मियों को जो है ना DG खान रेफर कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है ना सहूलत का तो फुकदान है। बलूचिस्तान में अक्सर ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ पर नुकसानात के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर तो काफी गाड़ियों को भी जला कर राख कर दिया गया। बेहसी की बात इंतहाई तो ये है कि गाड़ियों में जो अभी भी है वो आग भी जल रही है, अभी भी उसको जो है ना रेस्क्यू वालों ने बुझा नहीं सके। और यहाँ मूसा खेल में अगर बात की जाए रेस्क्यू के हवाले से, तो यहाँ पर एक गाड़ी जो अब वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। इनका जो ड्राइवर हजरात हैं वो घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल कर रही हैं। इतनी भी हिस्सी की बात है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, समझ से बालातर है। अगर बात की जाए मुस्तकिल ठीक हो गया। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मान खान हमारे नुमाइंदा मौजूद थे जो कि बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल आपके सामने है। दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो पै दर पे होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें नुकसान एक पंजाबी का भी हो रहा है, एक बलोच का भी हो रहा है और बहसियत पाकिस्तानी अगर हम इसको देखें तो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में। ये आई थिंक जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं बुट्टी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आई थिंक वी शुड टेक इट फ्रॉम देयर के कोई इसमें पंजाबी या बलोच नहीं शहीद हुआ, बेसिकली पाकिस्तानी शहीद हो। तो ये नैरेटिव तो वो चाहते हैं और दे वांट बेसिकली पंजाब से रिस्पांस खुदा ना खासा। पंजाब का दिल बहुत बड़ा है और बलूचिस्तान आई एम श्योर जो आम आवाम है 90% से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। इससे पहले थोड़ा देखेंगे 2 महीने से माहौल क्या बनाया जा रहा था। एक रंगबाज खातून है महारंग बलोच,
शी कम टू इस्लामाबाद, ये 2 महीने पहले की बात है। यहाँ पे काफी एनजीओ ने उसको प्रॉप अप किया, एक फेक नैरेटिव है। फिर वो वहां चली जाती है, प्रोटेस्ट करवाती है, देन शी गोज टू नॉर्वे, वहां ओपनली जाके मिलती है होस्टाइल एजेंसीज के लोगों से और आके फिर एक आप कह लेंगे फजा कायम की जाती है। ग्वादर में कोशिश की, इंसाइट किया, एक फौजी शहीद किया गया हाथों के साथ, रिस्पॉन्स नहीं दिया मिलिट्री ने, बिकॉज दे फेल्ट कि ठीक है प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक नफरत की फिजा। और ये तो 2500 लोग हैं टोटल। आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपना सफात बुक्टी साहब की, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर आप ऑपरेशन की बात करें या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तो एक शोर बच जाता है। बेसिकली दे वांट कि फौज एफसी के हाथ बांध दिए जाएं और उसके बाद उनको आगे से जो है वो दहशतगर्द उनको अटैक करें, पीछे जो है आपका सो कॉल्ड लिबरल मीडिया, जिस तरह भी आपके रिपोर्टर भी कर रहे थे ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन बता रहे थे, तो डेफिनेटली गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिंक्स हैं। अभी सीपैक 2 लॉन्च होने, इसका मेजर पोर्शन बलूचिस्तान से गुजरना है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन होनी है। रेकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेगा 2027 से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं चीजें। और उस दौरान जो है होस्टाइल एजेंसी ने किया है, भारत तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है। अफसोसनाक चीज ये है कि ये नहीं देखा जाता कि आगे से जमाबंदी से लड़ के आर्मी ने भी, एफसी ने जाने कुर्बान की और इनको दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। सर लेकिन नुकसान तो सर हो ही रहा है ना, नुकसान तो हो रहा है। बेशक रिस्पांस अगर हो जाने के बाद आता है तो वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि ज्यादा उससे बेहतर ये है कि रिस्पांस ऑन टाइम आना चाहिए? ये बड़ा आसान है कहना। आई थिंक एक ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप डायनामिक्स देखें जो बलूचिस्तान की है, केपी की है, आपकी होस्टाइल पावर डिफरेंट तरह की है। अभी सिर्फ एक मिसाल लूंगा, अफगानिस्तान को कहते हैं जी कि हम चले गए $7 अरब का असला छोड़ गए और वो बॉर्डर करता है, बलूचिस्तान को भी करता है। कई दफा ईरान से होती है जो आप कह लें ट्रांसग्रेशन होती है, कुलभूषण ज्यादा वहां से पकड़ा गया। तो होस्टाइल एजेंसीज काम करती है। भारत अभी ताक में था कि बांग्लादेश में जिसको क्राइसिस फेस हो रहा है, कहीं से इस तरीके से कोई खबर निकाली जाए। अभी जो यूएस है उसने कोई $17 अरब तालिबान को डायरेक्ट दिए हैं पिछले 3 साल में आफ्टर विड्रॉल। एक तरफ फ्रोजन है, बेसिकली एक हिपोक्रेसी है सिस्टम की। तो वो किसके अगेंस्ट है? पूरे रीजन के अगेंस्ट। अगर ईरान दीवार बना रहा है $7 अरब की वहां बॉर्डर पे, उसकी रीजन है दे फील इनसिक्योर। इसी तरीके से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो एक एजेंडा के तहत इसको किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में भी टाइम आ गया। एक तो आई थिंक तो सर फिर हमारी भी तो ये नाकामी हुई ना कि हम एजेंडा को कामयाब होने दे रहे हैं, नहीं जी? ये देखें, अभी जो वॉर ऑन टेरर तो 20 साल से आप लड़ रहे हैं ना। इस तरह 9/11 जब अमेरिका में हुआ था तो उनका तो मेरे ख्याल सिस्टम बहुत ज्यादा हमसे एडवांस्ड है। 6 ईरान में हमले हुए हैं, इसी तरीके से आप देखा बाकी ममालिक में हुए थे। लंदन में राइट्स हुए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए इंसाइट नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, कुछ लोगों ने हथियार भी डाले हैं, लाइक फवाद अंगलजई है या गुलजार इमाम शांबे हैं, जो इससे भी बड़ी तंजीम चला रहे थे। लेकिन बात जब आती है तो फिर वही जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नाराज लोच एंड ऑल दैट, ये दहशतगर्द है बेसिकली। जिस तरह ख्वारिज एंड वील हैव टू फाइट इट आउट। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हौसला आपने रखना है और जो वो चाहते हैं थीम जो है, लेट्स से खुदा न खासा पंजाबी बलोच की लड़ाई की जाए, करवाई जाए, या इस तरीके से डिस्पोंडेंसी क्रिएट की जाए। बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 43% ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ा सूबा है। एक्सेसिबिलिटी के भी इश्यूज हैं, इसको बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन डिस्पोंडेंसी ब्रिगेड जो है वो जरूर इसको वो करता है कि अगर अच्छा ब्रिगेड साहब, मेरा सवाल ये है, जिस तरह पहले भी निमरा ने आपसे पूछा था, देखिए हमें पता है ब्रिगेड साहब क्या कुछ वहां पे हो रहा है, लेकिन ये 70 साल से हो रहा है ना, ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 70 साल से हो रहा है। तो क्या वजूहात है कि हम इस पे काबू नहीं पा रहे? सिक्योरिटी एजेंसीज भी वहां पे हैं, आपकी आर्मी भी वहां पे है, आपकी तमाम तर फोर्सेज वहां पे होने के बावजूद हम क्यों बलोचिस्तान की हालत पे कोप अप नहीं कर पा रहे? जी मेरे ख्याल में इसका थोड़ा डिटेल जवाब भी सुन लें। जी जी प्लीज 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 प्लीज। 70 साल वाला ये बड़ा टिपिकल अभी हर एक का बन गया 70 साल से। आप ये बताएं कि नहीं, सुन ले अभी आप ये बताइए कि अफगानिस्तान क्या 2 दफा ऑक्यूपाई नहीं हुआ सुपर पावर्स की? मतलब पाकिस्तान ने इन्वाइट किया था रशिया को या अमेरिका नहीं किया। तो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज आई, वो बैठ गई, आपने हर दफा मैनेज ही किया है। मतलब आप कर नहीं सकते। अगर कोई सुपर पावर आती है, पहले रशियन ने डिस्टेबलाइज किया, गन कल्चर आया, तो लंबी हिस्ट्री है। 50 लाख अफगान इधर आए, आपने उनको अकोमोडेट किया। उसके बाद अमेरिकन आते हैं जो 20 साल रहते हैं, उसमें 6 गवर्नमेंट चेंज होती है वायलेंट तरीके से। उससे पहले भी मतलब सरदार दाऊद से शुरू करें तो ये आपका नेबर है। ये मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, ऐसा है कि बेसिकली एक साथ वाला घर, उसमें लड़ाई हो रही है, कभी उधर दहशतगर्द आ जाते हैं, कभी गुंडे आ जाते हैं और कुछ पत्थर आपकी तरफ आते हैं। तो ये बॉर्डर मैनेज करना जो है आई थिंक बड़ा मुश्किल है।
ठीक है, आप कह सकते हैं इसमें जी इसमें कोई ना कोई कोताही भी हुई होगी, बट लुक एट द एनवायरनमेंट जो एरिड है, कोर्स मतलब चैन से कोई नहीं बैठने देगा। क्या भारत चैन से बैठने देगा आपको? फिर चाइना के अपने इंटरेस्ट है जिनके अगेंस्ट, लेट से वेस्टर्न ब्लॉक है जो नहीं चाहता कि सीपैक कामयाब हो डिफरेंट तरीकों, उसको आई थिंक अगर पूरे उसमें लें, मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं वहां पे, डिस्पाइट दैट कि आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वही है कि एक तरफ से टेररिस्ट अटैक करता है, पीछे से गाली दी जाती है, मीडिया भी माशाल्लाह करता है, लिबरल भी करते हैं कि 76 साल में ये हो गया, 76 साल में होगा। आप एनवायरनमेंट तो देखिए जिसमें आप कर रहे हैं, मतलब इस होस्टाइल नेबरहुड, ये कोई मडगास्कर या न्यूजीलैंड नहीं है कि जहाँ पे मतलब से नेबरहुड में कुछ नहीं हो रहा। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, तो ये एनवायरनमेंट है, उसके अंदर डेफिनेटली सब नेशनलिस्ट ग्रुप है, उनको अप्रोच भी किया गया, कुछ लोगों ने मेन स्ट्रीम में ज्वाइन भी किया है, तो उसमें आई थिंक अभी शायद एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, और मेरे ख्याल में इसके बगैर फिर काम नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री डिटर्मिन्ड है कि इनको ठिकाना। ये 2-2.5 हजार बंदा है, ठीक है, स्नीक अटैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप सैनिटाइज नहीं कर सकते। यू आज फ्रांस, आप यूरोप, आप रशिया चले, रशिया में भी देख लें कि सर इनको फंडिंग कहां से आ रही है, इसके अब कोई एविडेंस है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है? फंडिंग के तो आई थिंक फंडिंग के ट्रेनिंग कैंप्स में, अगर आप बलूचिस्तान की ज्योग्राफी से वाकिफ है, लाइक एक चमन की क्रॉसिंग है, आगे स्पिन बोल्डक है जो इवन अमेरिकन टाइम पे बेस रहा, जिसमें मेनली जो है एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स ऑपरेट करते थे। फिर इनके जो सबनेशनल ग्रुप है, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ अनफॉर्चुनेटली ईरान से भी करते हैं। कुलभूषण यादव साहब चाह बाहर से आया था, लेकिन वहां भी चीजें काफी बेहतर तरीके से सेटल हो रही है, बिकॉज ईरान भी फील करता है कि उनका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इट विल टेक अ वाइल। बात यही है कि एक जो फेक नैरेटिव है जो वो चाहते हैं, उसको मीडिया ने भी लड़ना है, उसको आई थिंक पाकिस्तान ने भी लड़ना है, पाकिस्तान, और उसमें फिर एम्पावरमेंट है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग है गवर्नमेंट्स की। एक तरफ जब बात, अभी एचएक्सई साहब ने अजीब गरीब सा स्टेटमेंट दिया जी कि खेल खेला, जस्ट इमेजिन कि इधर लोग शहीद हो रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता खेल खेला जा रहा है, बिकॉज हर एक का एक वोट बैंक है, हर एक का एक वोट बैंक है। जो इलीगल बैंक्स हैं उसमें ब्लड से उनका भी होगा, इस तरीके से केपी में लोग हैं, जब भी कोई एक्शन करने लगते हैं प्रोटेक्शन के लिए तो इतराज आता है जी कि ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला चीजें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आई वुड से नुकसान है पाकिस्तान का, नॉट डिनाइंग द फैक्ट, लेकिन मीडिया का मेनली जो किरदार है वो होना चाहिए। कभी बलूचिस्तान पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया, भेज के देखें कि डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, पॉजिटिव चीजें क्या है। जनरली नेगेटिव ही होता है जी कि दवाइयां नहीं मिल रही, फलाना नहीं हो रहा, और सब नेशनलिस्ट ग्रुप जो है सर जो कल ये हुआ, ये वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो फिर जाहिर है मीडिया को भी उसको कवरेज तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो रही है ना, वो तो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भेजें, एक हफ्ते का प्रोग्राम करें, आई एम श्योर ISPR को सपोर्ट कर जाके दिखाएं डेवलपमेंट। बाकी देखिए स्नीक अटैक्स बिल्कुल हॉस्टाइल एजेंसीज करेंगी, भारत भी फंड करता है, आई एम श्योर यूएस भी कर रहा होगा, बिकॉज दे डोंट वांट अ स्टेबल बलूचिस्तान या केपी जो है, और उनके अपने एजेंडा हैं। अच्छा सर, आपने सवाल का जवाब दिया भी कुछ हद तक, लेकिन फिर भी मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर से पूछूंगी कि जहां पे हम एक तरफ BLA वगैरह को कसूरवार ठहरा देते हैं, वहां पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मजीद बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है, या फिर वो अभी तक क्या कर रही हैं? क्योंकि जो सब ये हो रहा है, ईरान वाला वाकया भी हमारे सामने हो, जो सिर्फ अगर कल वाले दिन को ही देख लें तो ये बहुत ही बुरी सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह इसको कंट्रोल किए। देखें उसमें जो अभी अज़्म इस्तेहकाम प्रोग्राम की बात, बिकॉज आई एम श्योर उसकी स्ट्रेटजी की है पीछे डेफिनेटली, सो एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। मैंने आपको बताया कि आपका नेबर जब स्टेबलाइज है तो ये ग्रुप्स डेफिनेटली उनको जगह मिल जाती है। उसमें 1/10 करना है फौज और लेट्स से ISI और आपकी FC ने या नेवी ने, जो कनेटिक बाकी 9 जो बड़े पॉइंट्स हैं वो तो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स ने करना है। आई एम श्योर उसके अंदर चीफ मिनिस्टर का अपना रोल है, दोनों का, फेडरल गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेविस की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। बलूचिस्तान में तो ये हालत है कि देयर आर B और A एरियाज की शायद कैटेगराइजेशन आपको नहीं पता, देयर आर एरिया जहां पे पुलिस जा ही नहीं सकती, और ये आप सभी ने बैठ के इस पर डिसीजन लिए, तो दे हैव टू सिट डाउन टुगेदर, और आई एम श्योर फौज अपना किरदार अदा करेगी। सिर्फ ये है कि उनको सपोर्ट की जरूरत है, मे बी आपको मेन हाईवेज अभी और ज्यादा स्ट्रांगली गार्ड करनी पड़ेगी, उनके डेंस को अटैक करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बड़ी साहब एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ कल बात की इस हवाले से, वो जरा सुनते हैं, फिर उसके बाद में सवाल लेके आपके पास आता हूं। किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। नहीं हूँ मैं, मुज़ाकरात का हामी हूँ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो मुज़ाकरात से, लेकिन किसके साथ मुज़ाकरात करें? जो हमारे मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये दहशतगर्द हैं, कोई इनका कौम कबीला नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के, हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ विल है कि हम इंशाल्लाह ताला
इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं, इन सब को इंशाअल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक पहुँचा के दम लेंगे। तो ये स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब की वकार साहब आपने भी सुना, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगा, स्टेटमेंट को भी आपने सुन लिया, उसको भी एड्रेस कीजिएगा। लेवीज के सिस्टम की आपने बात की, पुलिस के सिस्टम की बात की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की, रेंजर्स की बात की, तो बलोचिस्तान में ये भी हमें बताइएगा, जो हमारी इस वक्त ऑडियंस सुन रही है, कि इतने ज्यादा ये फोर्सेस बनाने की जरूरत क्या थी? एक पुलिस है या फिर लेवी है, उसको पूरे बलूचिस्तान का कंट्रोल क्यों नहीं दिया जा सकता? आई थिंक उसकी मल्टीफेरियस रीजन, कुछ चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, लाइक लेवीज जो है, और ये पुराना सिस्टम भी है, फिर सरदारी सिस्टम रहा, जो सरदार के अंदर ही अपने अपने ट्राइब की लेवीज होती थी। किसी हद तक आपने देखा है कि इवन केपी में भी ये चीज चली है, लाइक फ्रंटियर कंस्टेबलरी अगर आप देखें, जनरली इतने ग्रुप्स की, बिकॉज उसमें डेफिनेटली इंफॉर्मेशन भी होती है, लोकल्स होते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। अभी ये थोड़ा सा एक मैं डाइवर्ट करूंगा कि लाइक मिसिंग पर्सन सबसे बड़ा वहां पे लेट्स से इशू है, 2290 टोटल है। मैं सिर्फ कहता हूं काइंडली जरूर इस पे रिसर्च करके कंपैरेटिव एनालिसिस करें। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल के अमेरिका में 6 लाख बंदा मिसिंग होता है हर साल, ये फिगर्स हैं, ये उनकी लेट्स से डिपार्टमेंट जस्टिस के, जिसमें से 1 लाख बंदा ट्रेस हो ही नहीं सकता। दिस इज द हालत ऑफ सुपर पावर। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसमें एजेंसियां कितनों को उठाती हैं, मारती हैं, कितने लेट्स से वैसे हो जाते हैं। भारत में 3,70,000 है, कभी इशू बना वहां पे, बिकॉज दीज आर थिंग्स। पाकिस्तान में दाइवर्स की बहुत बेहतर हालत है, लेकिन इस इशू को इस तरह मारंग बलोच जो एक रंगबाज खातून है उसने उछाला, फिर मीडिया ने सपोर्ट किया विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स के भाई आप ईरान में जाके गिने मिसिंग पर्सन, आप जाके देखें कि किस तरीके से वहां पे कंट्रोल है। तो चीजों को पर्सपेक्टिव में देखें कि जो भी नॉर्मल स्टेट है, ये चैलेंजेस हैं, ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं, टेररिज्म भी है। बलूचिस्तान की ज्योग्राफी अगर आप देखें, दुश्वार इनएक्सेसिबिलिटी का बिल्कुल मैं मानता हूं। वकार साहब, माजरत के साथ मैं थोड़ा ये अंडरस्टैंड कर पाई हूं, आप ये कह रहे हैं कि ईरान में भी मिसिंग पर्सन्स होते हैं, तो मतलब डजंट जस्टिफाई कि अगर ईरान में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, आप ये कह रहे हैं? जरूर दें। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका में 1 लाख होता है हर साल, जो ट्रेस ही नहीं हो सकता। गो ऑन डिपार्टमेंट जस्टिस की वेबसाइट, वो राइट ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में अगर 2290 मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, लेकिन क्या क्राइम को 0 आप कर सकते हैं? तो ये ठीक हो गया, क्राइम को 0 नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती ब्रिगेडियर रिटायर वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की पॉलिटिक्स की, और कौमी असम्बली में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली इजलास में इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 में वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारा ने पेश किया। तरमीमी बिल के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है। इससे पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे, ताहम अब तरमीम करके इसके मुताबिक मौजूदा बिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ 15 मजीद नुमाइंदे भी मुंतखब कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती का कहना है दूसरी तरफ के इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराम की वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल था। पाकिस्तान में लापता अफराद के नाम पर धरना देने वाले बलूचिस्तान में बाए खून नाहक पर भी बोलेंगे या नहीं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। बिल्कुल जी, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है और ख्वाजा आसिफ इस पे क्या कह रहे हैं वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो उनके कहने के नाहक लोगों का खून बहाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस पे बातचीत करने के लिए इफ्तिखार शिराजी साहब इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शिराजी साहब, पिछले सेगमेंट में ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ईरान में, अमेरिका में, इंडिया में, हर जगह भी मतलब जो है मिसिंग पर्सनैलिटीज आपके सामने आ जाती हैं, तो पाकिस्तान में उसका इतना वावेला क्यों मचाया जाता है? तो ठीक आर्ग्यूमेंट है ये? मेरा ख्याल में कोई इतना सेहतमंद आर्गूमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे यहाँ भी लोगों के कंसर्न्स ये हैं कि आप अगर किसी को अबडक्शन में लेते हैं, आप उसको कस्टडी में लेते भी हैं, तो फॉर सर्टन टाइम तो आप ज़रूर करें, बट उसके बाद कम अज़ कम उनके लवाहिकीन को मालूम होना चाहिए,
या अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया या उठाया है तो कम से कम उसके बारे में बताएं तो सही कि वो किन जराइम में मुलव्वस हैं, किन में मतलूब हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अब वो यही है कि लोग मिसिंग हो जाते हैं, उसके बाद मालूम नहीं होता कि वो कहाँ हैं और क्यों हैं। और यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर मैंने नहीं, आपने नहीं, बल्कि इस मुल्क की पार्लिमान ने और इदारों ने ये डिसाइड किया था कि कमीशन बनना चाहिए। उस कमीशन में लोग अपने कंसर्न्स लेके जाएं और लोग लेके गए भी हैं और उनको एड्रेस किया गया और लोगों को वापस भी लाया गया है। और बाद में पता चला कि उनकी अबडक्शन जो है वो कानूनी और जायज़ नहीं थी। तो मेरा ख्याल में ब्रिगेडियर साहब का ये आर्गूमेंट कि दुनिया में ये होता है, दुनिया में तो अगर भाई आप बैक एग्जाम्पल्स को तो जरूर लेके आए, बट बैड एग्जाम्पल तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दुनिया में अगर आप कहें आप अपनी बुराई को छुपाने के लिए किसी और बड़ी बुराई का जिक्र कर दें, ये मुनासिब नहीं है। और जो आपने बात की है कि दुनिया में तो तरक्की भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, हम कर रहे हैं, दुनिया की इकोनॉमी एक्सेल कर रही है, वो कहीं 6+ के ग्रोथ रेट के ऊपर जा रही है, हम माइनस में क्यों हैं? तो उनको भी बताना चाहिए कि इसकी रीजन में दसे जा रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में यही है ना, तो ये कोई अच्छा आर्गूमेंट नहीं है। जरूर अगर कोई स्टेट के खिलाफ किसी क्राइम में मुलव्वस है, उनके जराइम संगीन हैं, आप उनको उठाएं कानून के मुताबिक, सामने लाएं, जिस तरह सामने भी लाएं, और इस मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, उनके अंदर ट्रायल करें, उनको सजाएं दें। सर आप अगर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आपसे पूछूं तो ये बलूचिस्तान में जो अभी वाकयात हो रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या रीजन नजर आ रही है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे कुछ लोग होंगे कि जो किसी के आलाकार के तौर पे काम कर रहे होंगे, बट आप ओवरऑल अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, वहाँ पे पसमानदगी आपको नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे आपको सेहत, तालीम या दीगर सहूलतों का फुकदान नज़र नहीं आ रहा। मैं कल ही पढ़ रहा था, अगर आप कल का डॉन का फ्रंट पेज उठा के देखें, गोया के 2 शहरों के दरमियान जो फासला 29 किलोमीटर का है वो लोग 2 घंटे में तय करते हैं। वजह ये कि रोड नहीं है वहाँ पे। तो ये अगर आपने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, या अगर आज आपने गवादर के अंदर एक बंदरगाह तो बना दी है, बट वहाँ पे जो लोगों को, छोटे माहीगीरों को, एक मछली का एक उनके पास बिजनेस था कि पकड़ के बेचते थे, आपने बड़े बड़े ट्रॉलर्स को वहाँ पे आपने अलाउ कर दिया है, तो छोटे से उनके जो पास जो रोजगार के जराए थे आप वो भी उनसे छीन रहे हैं। या आपने वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? कहने को तो आप हमें कहते हैं कि वहाँ पे कुछ $6 खरब के रिजर्व पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर, बट अभी तक आप बचपन से सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल में देखें ना, अगर सुई के लोग, यकीनन हम भी बचपन से सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, हम भी क़याम पाकिस्तान के बाद की पैदाइश है, तो हमने भी यही सुना है। 71 में तो जाहिर सी बात हम 2-3 साल के थे, उस साने को तो हम एक तरह से नहीं याद कर पाए, लेकिन उसके बाद की कहानी जितनी भी महरूमी की है वो सबके सामने है कि लोग यही गिला कर रहे हैं कि और उस वक्त भी देखें बांग्लादेश के लोग मशरक़ी पाकिस्तान के क्या कहते थे कि वसाइल हमारे हैं शायद, और लग मगरबी पाकिस्तान पे रहे हैं। आज भी गिले सूबे यही कर रहे हैं, फेडरेशन के यूनिट्स यही गिला कर रहे हैं कि जो वसाइल की तकसीम है वो मसावी नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर वसाइल दिए भी जाते हैं वो राइटली यूज़ नहीं होते, करप्शन का लेवल कहीं बहुत ज़्यादा है। तो इन एरियाज़ को एड्रेस करें, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे तो लोग किसी के आलाकार नहीं बनेंगे, वो स्टेट के साथ खड़े होंगे। लेकिन महरूमियाँ देंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद राह हमवार कर रहे हैं कि वो किसी और के हाथ में चले जाएं और स्टेट के खिलाफ हथियार उठाएं या जो कुछ भी करें। अच्छा शिराजी साहब, ये बल्दियाती एक तरमीमी बिल क्या है? ये जो कल सारा वावेला मचा ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद पास हुआ, ये इसकी बल्दियाती हुकूमतें वैसे हमें फंक्शनल भी दिखाई देती नहीं है। और बड़ी बदनसीबी है, अगर आप स्टैट्स उठा के देखें, इस मुल्क के अंदर BD का निज़ाम जो बेसिक डेमोक्रेसी है वो जनरल अयूब खान लेके आए थे गोया की। उसके बाद इस मुल्क के अंदर कभी ज़ियाउल हक साहब ने कोई करवाए थे इलेक्शन इस तरह के, या उसके बाद जनरल मुशर्रफ ज़िली हुकूमतों का निज़ाम लेके आए थे। That was very efficient. बिल्कुल ऐसे। और आपको याद है कि पंजाब में तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टिव जारी करने पड़े कि आप बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे, और PTI के साथ भी ऐसा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो अब भी अगर आप देखें तो ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी है PTM की शक्ल में 16 माह उन्होंने पहले भी हुकूमत की है, ऐसे ही है। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी कहा गया था अदालत की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, एक डेट में मुकर्रर हो गई थी, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दिया था। लेकिन उसके बाद IB की रिपोर्ट्स कुछ आई थी जिसमें ये शायद बताया गया था कि अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये इलेक्शन PTI जीत जाएगी, आप हार जाएंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, कवानीन में इसी तरह की तरमीम करके UCs की तादाद बढ़ा दी गई, और उसके बाद एक एक्सक्यूज पेश किया गया कि जी देखिए अब तो फॉर्मेशन चेंज हो गई है, तादाद बढ़ गई UCs की, लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि आज की इस कानून साजी का भी बुनियादी मकसद क्या है, वो यही है
कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। अब नया कानून आप लेके आए हैं, उसके बाद अदालत अगर आपको कहे भी सही कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, तो आप कहेंगे कि नए कानून के तहत कुछ नई अरेंजमेंट्स दरकार हैं, लिहाजा इस सूरत में इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं हो सकते, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। शराई साहब, ये जो आज की कॉज लिस्ट है, इसको अगर आप देखें बहुत लंबी चौड़ी कॉज लिस्ट है, और उसमें नूर आलम खान की जानिब से आई थिंक 3-4 कुछ अमेंडमेंट पेश की जाएंगी। एक अमेंडमेंट का जिक्र हुआ था आज से 2-3 दिन पहले, तो क्या वो अमेंडमेंट भी आज पेश करेंगे? वो मुझे लगता है कि सरप्राइज देंगे। अच्छा। क्योंकि बुनियादी तौर पे तो देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन, अगरचे एक डिबेट जरूर चल रही है कि 2/3 अक्सरियत दरकार है, उसके लिए आप कर सकते हैं, पूरी के नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सदर साहब बुलाएंगे ज्वाइंट सेशन, और वहां पे ज्वाइंट सेशन, बिल्कुल ज्वाइंट सेशन तो 28 अगस्त को हो रहा है ना, आज तो 27 है, तो कल के दिन होगा। तो हो सकता है कि आइन की इंटरप्रिटेशन आप ऐसी कर दें कि ज्वाइंट सेशन की 2/3 अक्सरियत अगर किसी भी कानून को आइन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है तो कर सकती है। तो मेरे ख्याल में जब आप कर लेते एक दफा, करने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की तातीलात चल रही हैं, वो कि इस दौरान अगर आप तरमीम करके और अगले चीफ जस्टिस को नोटिफाई कर देते हैं, जो आपने फार्मूला अपनाया पंजाब के अंदर कि वहाँ पे टॉप 3 में से एक को आपने पिक किया और बॉटम से किसी को पिक करके आपने वहाँ पे चीफ जस्टिस लगा दिया, तो यहाँ तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आफ्टर चीफ जस्टिस द सीनियर मोस्ट नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो जाएगा, तो अब लगता है कि कहीं आप टॉप 5 टॉप 4 की कहानी करेंगे और उसमें से आपने जैसे आर्मी में होता है। तो मेरा ख्याल में अगर मंसूर अली शाह साहब को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हमें बाजू नजर में रखते हुए ये लग रहा है उनको, क्योंकि उनके जितने भी जजमेंट्स अगरचे वो कानून और आइन के मुताबिक हैं, क्योंकि हम तो इंटरप्रिटेशन अगर देख रहे हैं उसमें तो हमें कोई फेवरेटिज्म नजर नहीं आ रहा ना। मखसूस नशिस्तों के मामले में अगर ये फैसला दिया गया है कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, तो बुनियादी तौर पे इस वक्त डिस्प्यूट तो है यही। जी। और जब पूछा जाता है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें से हाफ की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। वो लोग कि जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के ऊपर अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ लिखा था, उनके हवाले से तो कर दिया गया है, उनको तो उन्होंने पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। बट बाकी जो 51 है उनके बारे में क्योंकि कहीं पार्टी मेंशन नहीं थी, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करने जाते भी हैं तो कैसे करेंगे, हमें बताएं। इन द मीन टाइम हुकूमत वक्त ने आइन के अंदर, कानून के अंदर तरमीम कर दी इलेक्शन एक्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि जी आप तो फरमा रहे हैं कि जी 3 दिन गुजरने के बाद भी कोई अपनी पार्टी की वफादारी तब्दील कर सकता है, बट हम ये कह रहे हैं कि 3 दिन का वक्त होता है आफ्टर नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कोई भी नहीं कर सकता अपना। और दूसरा ये कि मखसूस नशिस्तें एक दफा दे दी गई हैं, और वो जमात की जिसने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा उसको तो दी नहीं जा सकती। और वो जो हमने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है, इसका इतलाक माजी के फैसलों पे भी होगा। तो गोया कि हुकूमत ने अपने इंटेंट शो कर दी है कि आपने फैसला दे भी दिया है, लेकिन हम इसको ना मानेंगे ना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जब तफसीली फैसला आएगा उसमें तो देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अब हुकूमत उससे अगले स्टेप पे जा रही है ना। वो स्टेप ये है कि लगता है हुकूमत को कि मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला हों, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हों, या बाकी उस तरह के जज, वो 8 जज जिनके उनके ख्याल में जो फैसला उन्होंने दिया है वो उनको सूट नहीं कर रहा, और वो एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि शायद उनका झुकाव किसी एक सियासी जमात की तरफ है, जो कि नहीं है। तो मेरा ख्याल में पहले मरहले में तो इस कानून साजी की कोशिश की जाएगी, लेकिन दूसरी जो उन्होंने कोशिश जिसमें वो काफी तक कामयाब हो गए, उन्होंने बहरहाल मंसूर अली शाह साहब को कंट्रोवर्शियल बना दिया एक तरह से। यस, तो ये उन्होंने एक गोल अचीव जरूर किया। अब देखिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का या पीपल्स पार्टी का सदर साहब का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का यही पर्सपेक्टिव नजर आता है आपको कि 2/3 मेजोरिटी के लिए काम किया जाए। ऑल्दो अगर वो आ भी जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो 2/3 अक्सरियत के हवाले से उन्होंने मदद दरकार है, उसके मुकाबले में उन्होंने कुछ देना भी होगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आप देखें कि मौलाना साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है वो काफी कमाल की है। तो इनको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर सड़कों पे जब आएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमत वक्त एक तीर से 2 शिकार करना चाहिए। एक तो उनको कानून साजी में मदद, और दूसरा ये है कि वो जो स्ट्रीट पे आने का खतरा मौजूद है JUFA का PTI के साथ मिलके, उसको भी डिसमेंटल करना। वक्त थोड़ा सा कम है, आखिर में इमरान खान के हवाले से डिस्कस करना चाहूंगा। वो भी पछता रहे हैं अब कि मैंने जलसा क्यों कैंसिल किया, नहीं करना चाहिए था, और कह रहे हैं गवर्नमेंट घबराई हुई है, मेरी तमाम तर फैसिलिटीज को ले लिया गया। तो खान साहब एक दिन स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन उसको बदल देते। किस मेंटल स्टेट पे इस वक्त वो, क्योंकि कोई समझ नहीं आती खान साहब की। मेरे ख्याल में उस वक्त तो जो एक इनपुट दिया गया था, और आपको मालूम है कि हुकूमत वक्त ने जब रात के 12 बजे
जलसा मनसूख करने के अहकामात जारी किए। अगरचे अदालत ने कहा था कि आप करने दें, बट आपको याद होगा कि 22 से एक रात पहले मनसूख कर दिया गया। किस बुनियाद पर किया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि दहशतगर्दी का कोई खतरा मौजूद है। जब हुकूमत वक्त ये एक नैरेटिव लेके आएगी तो फिर एक जमात का रहनुमा के जो जेल में बैठा है, जिसके पास कोई जराए भी नहीं है चीज़ों को काउंटर चेक करने के, फिर आप सहूलतकारी भी फराहम कर रहे हैं कि आप आजम सवाती और बैरिस्टर गौर को वहाँ भिजवा के उनको एक तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं बड़ा दुरुस्त है। तो एक शख्स ने अगर अमन आमा की खातिर अपने जलसे को कॉल ऑफ किया है तो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं या आप उसको कह रहे हैं कि वो शायद बुज़दिल आदमी है। आप एक तरफ तो चाहते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं था तो शहर के अंदर कंटेनर की दीवारें क्यों खड़ी की गई, सर ये जीटी रोड को क्यों बंद किया गया, मिंटू तरलू पे आ जाते हैं जब इनके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सियासतदानों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी, जलसा होना या ना होना मसला नहीं है। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है और सब ने मिलकर लेके आनी है। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शिराजी साहब की पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमने बातचीत की डिटेल में, यहाँ पे शामिल करने जा रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हसनैन से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डिड यू एवर थिंक अबाउट कि जैसे PSL होता है वैसे कोई लीग फुटबॉल के लिए क्यों ना हो? हाँ, मैं तो बहुत सोचता हूँ, मैं तो कहता हूँ फुटबॉल की भी होनी चाहिए, हॉकी की भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम में अक्सर हम लोग नाज़रीन ने डिस्कस करते भी रहते हैं कि जहाँ पे क्रिकेट को हम लोग इतना फरोग देते हैं या क्रिकेट से हमारे इतने इमोशंस अटैच्ड होते हैं, वहीं पे बाकी खेलों का भी हक है और जो खेलने वाले उनका भी हक होता है कि हम मिलकर उनको भी सेलिब्रेट करें। तो फुटबॉल के बारे में मेरे ख्याल में आज इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, और फुटबॉल की लीग भी होनी चाहिए भाई। एग्जैक्टली, जिस तरह आपने फुटबॉल की बात की, फुटबॉल के लिए फुटबॉल लीग भी होनी चाहिए। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि फुटबॉल लीग के हवाले से कंसल्टेंसी कर रहे हैं और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो भी स्पोर्ट्स साइंसेज में की। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग है, इसी तरह पाकिस्तान में फुटबॉल लीग भी ये करवाना चाहते हैं। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट जो कि बहुत ही पिछले कुछ अरसे में उभर के सामने आया। मैं स्ट्रीट चाइल्ड की बात करूंगा। स्ट्रीट चाइल्ड जो हमारी फुटबॉल टीम है वो जहाँ पे भी जाती है पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। चाहे वो नॉर्वे कप खेलने जाए, चाहे वो कतर में वर्ल्ड कप खेलने जाए, वो स्ट्रीट चाइल्ड टीम पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख सोहेल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहरुख, सबसे पहले तो आप एक मुश्किल काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम है जो कि हर शख्स का ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब को तकमील तक किस तरह पहुंचाएंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी, ख्वाब बहुत बड़ा है, मुश्किल और मसाइल रास्ते में आते जाते हैं, बट हमने एक तो तरीक़ेकार अपनाया, ये है कि हम इसको जितना प्रोफेशनली कर सकते हैं पाकिस्तान में उस तरह करें। करंटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ऑलरेडी इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसमें पहला स्टेप था हमने एक RFP लॉन्च किया और उसमें से हम एडवाइजरी फर्म फाइनलाइज कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर रिसर्च और मॉडल के तहत ही लीग बनाई जाए। और अगले कुछ महीने में जो पहला रिज़ल्ट होगा जिसमें हम एक ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करेंगे जो हमारे साथ ये लीग रन करेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया शाहरुख। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है इस तमाम तरह इशू पे? जी बिल्कुल करिए, क्योंकि फुटबॉल फेडरेशन राइट्स होल्डर है इस काम करने की। उन्हीं का इम्कान था प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, और क्योंकि मेरा अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस इसी काम के अंदर आए, बहुत एकेडमिकली और प्रोफेशनली, तो मुझे उन लोगों ने एंगेज किया एज अ कंसल्टेंट कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करके एंड तक पहुंचाना किस तरह। हाँ, आप तो जहाँ से पढ़ के आए वहाँ की लीग तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, इंग्लैंड में या UK में, यूरोप में फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से हम सीख सकते हैं, बट पाकिस्तान क्योंकि एक डिफरेंट मुल्क है, अपने किस्म के इसके मसाइल भी हैं। और अगर आप दुनिया में देखें, पाकिस्तान के साइज़ का कोई मुल्क रह नहीं गया जिसने फुटबॉल में काम ना किया हो, तो इसलिए ग्लोबल इंटरेस्ट भी इस तरह के काम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उधर देखिए ना, उधर प्रीमियर लीग भी होती है और FA कप भी है, 2-2, 3-3 लीग्स होती है, उसके नीचे तो बहुत ही ज़्यादा लीग्स होती हैं। पाकिस्तान में क्यों बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है? जो हम भी लीग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है लीग इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। तो इसमें सिर्फ मेंस सीनियर लीग नहीं है, इसमें वुमेंस की सीनियर लीग भी है, दोनों फुटसॉल की लीग्स भी हैं। और जब पाकिस्तान में आप लीग सेटअप करेंगे वो उसी तरह होगी जिस तरह इंग्लैंड में भी या बाकी ममालिक में भी एक पिरामिड सिस्टम में होता है। तो टॉप पे एक लीग होती है, फिर सेकंड डिवीजन होती है, फिर थर्ड डिवीजन होती है, फोर्थ डिवीजन होती है, एंड सो ऑन। तो हमारा भी आइडिया यही है, क्योंकि फुटबॉल एक स्पोर्ट है जिसमें आपको पिरामिड सिस्टम की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। क्रिकेट थोड़ा एक डिफरेंट स्पोर्ट है जो पाकिस्तान के शायकीन ज़रा ज़्यादा देखते हैं टेलीविज़न पे, और बाकी भी उनसे ज़्यादा वो
समझते हैं उसको, लेकिन क्योंकि फ़ुटबॉल की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लीग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लब्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्लब्स की लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन सारे मसाइल को हल करके हम एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, जिससे सारे स्टेक होल्डर्स, प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, रेफरीज हैं, सबको एक एम्प्लॉयमेंट भी मैसर होगी। और जो पाकिस्तान के फुटबॉल के मसाइल रहे हैं, पिच के ऊपर प्लेयर्स डेवलप नहीं हो सकते, प्लेयर्स उतने मैचेस नहीं खेलते, यू डेवलपमेंट नहीं है, ये सारे मसाइल इसी ही प्रोजेक्ट से हल होंगे। ठीक हो। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आप लाना चाह रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली आवाम के इमोशंस को अटैच करना है या उनको उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताना इज रियली इंपॉर्टेंट। एक आम आदमी जो है वो सिग्निफिकेंस को तब तक नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा जब तक जब आप उनको आसान अल्फाज में बताते हैं। तो बताएं उनको कि पाकिस्तान में फुटबॉल लीग को लेकर आना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चले मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि देखें 2023 में ना पाकिस्तान ने पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप, जो हर साल हम 4.5 साल बाद देखते हैं, 2026 का जो वर्ल्ड कप था उसका पहले राउंड का क्वालिफायर हमारा हुआ कैम्बोडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान 1989 से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहा है। 32 मैचेस खेल चुके थे पिछले साल तक, जिसमें से हम 28 हारे थे, 4 ड्रॉस थे। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री क्रिएट की जब हमने कैम्बोडिया को हराया, और फाइनल जो सेकेंड लेग था वो इधर ही इस्लामाबाद में हुआ, और 13,000 लोगों ने आके वो मैच देखा। पाकिस्तान ने फिर होस्ट किया अगले राउंड में ताजिकिस्तान को, जॉर्डन को और सऊदी अरेबिया को, जिसमें हमारी एवरेज होम अटेंडेंस 16,000 से ऊपर थी। सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ हमारा मैच जो आखिरी था उसमें हमारी अटेंडेंस 20,124 थी, और इस ग्रुप जी में हमारी हाईएस्ट होम अटेंडेंस थी। तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो देखना चाहते हैं, लेकिन कौमी टीम के अलावा उनके पास ना तो वो किसी क्लब को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जो प्लेयर्स हैं उनके पास वो मैचेस तो वो खेल लेते हैं, लेकिन हमारे पास जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए कोई लीग सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो खेल सकते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और वो प्लेयर फिर मज़ीद डेवलप नहीं हो सकते। जो इन सारे ममालिक से हमारे पास प्लेयर्स आके खेलते हैं वो हर वक्त अपनी लीग्स में खेल रहे हैं या बाहर जाके खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी मुयस्सर नहीं है और उसको देना बहुत अशद ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने फुटबॉल लीग की बात की, कमर्शियल वैल्यू के ऊपर आप किस तरह काम कर रहे हैं, और मुझे एक बड़ा कंसर्न है कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी ब्रांड वैल्यू इस हद तक नहीं है कि आप इतना जल्दी लीग को इस्टेब्लिश कर सकें। इसके ऊपर क्या कुछ काम हो रहा है? जी, लीग में बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक जिसने आपने बहुत सही तरह का कमर्शियल वैल्यू है। अब जब से पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया है और लोगों ने आके देखना शुरू किया है, ब्रांड्स का इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अगर मैं आपसे ख़ुद भी पूछ रहा हूँ, आपका भी मीडिया से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में आप कितनी चीज़ें बता सकते हैं जिसमें 20,000 बंदा टिकट लेके जाके देखे। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारे मैचेस में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कोई मार्केटिंग नहीं की, तो ये सारा क्राउड खुद अपने बलबूते पे शौक के बेसिस पे देखने आया है। तो स्पॉन्सर इंटरेस्ट भी है। अगर आपने आखिरी मैचेस में देखा हो तो काफ़ी बड़े ब्रांड्स ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ काम किया, लेकिन सारे यही इस तरह की चीज़ मांगते हैं कि इस तरह का कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो। अगर आपकी लीग हो तो 8-9 महीने चल रही हो, जिसके साथ हम भी एसोसिएट हो सकें, और जब वो टेलीविज़न पे भी जाएगी, लोग भी देखना आते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों को या किसी भी ब्रांड को चाहिए होते हैं आई बॉल्स के, कितने लोग देखेंगे। और जब 20-21 हज़ार बंदा देखने ही मैचेस आ रहा है तो वो बेचना फिर इतना मुश्किल काम नहीं रहता। तो इस पे अभी हम लोगों की गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या फिर जिस तरह से क्रिकेट को मैंने पहले भी कहा ना, एक्नॉलेज करते हैं हम लोग या ऑन करते हैं एक्चुअली, वैसे हम फुटबॉल के साथ नहीं कर रहे। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक तो फुटबॉल और क्रिकेट जिस तरह है वो दोनों ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी फीफा से फंडिंग मिलती है, पीसीबी ऑलरेडी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो एज सच हेल्प नहीं चाहिए। बट क्योंकि स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट ओन करती है, जिसमें स्टेडियम्स है, रिकग्निशन है, तो इस प्रोजेक्ट पे डेफिनेटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन गवर्नमेंट के साथ काम करेगी, उनसे डिस्कस करेगी कि किस तरह वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और जब तक आप मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट काम नहीं करता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने लीग की बात की, तो प्लेयर पूल के हवाले से पाकिस्तान के डेफिनेटली वहाँ पे लोकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो प्लेयर पूल आपका पूरा है या उसके लिए आप वर्किंग कर रहे हैं? मज़े की बात यह है कि जब 2006 में फीफा ने ग्लोबल डेटा सर्वे किया, पाकिस्तान में भी हुआ, तो 2006 के मुताबिक पाकिस्तान में 2.9 मिलियन फुटबॉल प्लेयर्स थे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान वाज नंबर 19 इन द ग्लोबल रैंकिंग्स व्हेन इट केम टू नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। तो अगर सिर्फ आप नंबर ऑफ प्लेयर्स या टैलेंट पूल की बात करें तो हमारे पास जर्मनी से ज़्यादा प्लेयर्स थे। मसला ये है कि इनको फिल्टर करके ग्रूम करके प्लेयर्स कैसे बनाना है। तो फुटबॉल बहुत लोग खेलना चाहते हैं, अगर आप कल कोई मैच रखेंगे या ट्रायल्स रखेंगे तो हज़ारों लोग ट्रायल्स देने आ जाएंगे।
अब सवाल सिर्फ ये है कि इसको एक सिस्टम के अंदर किस तरह फ़िल्टर करना है कि ये टैलेंट को वो अपॉर्चुनिटी मैसर हो, उनको कोचिंग मैसर हो और फिर कंपेटिटिव मैचेस मिलें जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते जाए। ठीक हो गया। और साथ ये भी बताइएगा कि लीग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप कह रहे हैं 14 साल से काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक पहुँचा है और कितने जल्दी आप इसको ब्रेक थ्रू कर लेंगे और लीग को मतलब हम सारे देख सकेंगे? मैं इसमें ये जरूर ऐड करता जाऊँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे 14 साल से काम नहीं कर रहा, बट इस प्रोजेक्ट को हमने कुछ 14 साल से आप फुटबॉल पे काम? जी 14 साल से लीग पे तो काम करना तो अभी तक हो ही गई होती, बट इस लीग पे मैं काम कर रहा हूँ जून से, जब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इसको फाइनलाइज किया है। मतलब अभी चंद महीने हुए? ये इसको 2 से 3 महीने हुए। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, PFF ने ये सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक ऑपरेटर के साथ काम करें। ऑपरेटर एज इन जो हमारे साथ मिल के लीग रन कर सके, जिसमें एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो। तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि प्रोजेक्ट इस नौयत का है कि ग्लोबल कंपनीज़ को इंटरेस्ट होगा, हमारे पास ऑलरेडी आया भी है। अभी हमने एडवाइजरी कंपनी एक फ़ाइनल की है जिसमें हम अवार्ड फाइनल कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो उसमें हमारे पास बाहर से भी इंटरेस्ट था, पाकिस्तान से भी इंटरेस्ट था। इसी कंपनी के साथ मिलकर हम अगले कुछ 3 महीने के अंदर एक बिड प्रोसेस रन करेंगे जिसमें हमारे पास एक ऑपरेटर आएगा और ऑपरेटर के साथ मिलकर फिर हम लीग का जो एक्चुअल लॉन्च है वो फाइनलाइज कर देंगे। अच्छा, हम इतना नजदीक है लीग लॉन्च करने के? नजदीक है मतलब बिल्कुल। तो अगले 3 महीने में आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। बल्कि जो आपके शाहरुख डिस्कशन से मैंने कंक्लूड किया अभी तक, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वो यही है कि क्राउड को पुल आउट करना या इस गेम की सिग्निफिकेंस किसी को बताना वो इतना जरूरी नहीं है, बल्कि जो एक सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जो कुछ फ्लॉज हमारे पास हैं या जो लूप होल्स थे, बस वो कवर करने के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस तरह के जो मैचेस में खुद भी मैं गया, मैं लोगों से बात हुई तो मैं बहुत हैरान हुआ, और वो इस तरह हुआ कि मुझे एक लोगों का पता चला जो कुछ स्वाबी से आए हुए थे। 70 लोगों ने खुद बसेस करा के टिकट्स लेके आके मैचेस देखे, और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो 24 घंटे की बस लेके कराची से आके मैच देख रहे थे। तो ये जुनून बहुत कम चीजों में पाकिस्तान में मिलता है, और अगर हम सिस्टम नहीं है, जुनून है, सिस्टम नहीं है, जुनून नहीं है। और पाकिस्तान में अगर आप क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, वहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं है। exactly. हम अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप एक फिल्म देख लेंगे, आप खाना खाने चले जाएंगे, तीसरी ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को जरा एक अटेंशन डाइवर्ट करने का मौका भी मिलता है, लोग एंजॉय भी करते हैं। वेरी हेल्थी टू बाय हेल्थी। और बहुत सारी फैमिलीज आपको मिलती हैं जो आते हैं, जो छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप लोगों को देखते हैं तो लोग जरूर आते हैं। और डेफिनेटली ये भी तो होता है कि आपकी जो यूथ है, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल से कम लड़कों की, वो तो सर फैन है, कोई मेसी का है, कोई रोनाल्डो का है, कोई एम्बापे का है, मतलब कि उनके तो फैन क्लब इतने ज्यादा पाकिस्तान में फैल चुके हैं कि अब मेरे ख्याल फुटबॉल को इतना परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और 2014 में फीफा ने वर्ल्ड कप की एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसके बाद उन्होंने इतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं रिलीज की, बट उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 14.9 मिलियन लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था। और हैरानकुन बात यह कि पाकिस्तान एशिया में 8th लार्जेस्ट मार्केट था वर्ल्ड कप में, और हम वर्ल्ड कप में खेलते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग फुटबॉल देखना नहीं चाहते, लोग शुदाई हैं फुटबॉल के पीछे। तो आपको शाहरुख पता है कि हम इस तरह देखते हैं जैसा क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं देखते। इवन अभी आप मोरक्को को ले लें, उसको तो पाकिस्तानियों ने इस तरह सपोर्ट किया जिस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम है, वो मुस्लिम कम्युनिटी और वो सारे फैक्टर्स आ गए थे। बिल्कुल। और अगर हमने कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कभी अगले 10-15 साल में भी वर्ल्ड कप खेलेगा, बट अगर हमने कभी भी वर्ल्ड कप में खेलना है ना, उसका इम्कान या उसकी शुरुआत ऐसे लीग प्रोजेक्ट से होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मोरक्को को भी देखेंगे, दे हैव द वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन अफ्रीका। तो जो भी ममालिक अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप में, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली। और हमारा डोमेस्टिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, एग्जिस्ट भी नहीं करता। और देखिए ना, आपके सामने एक मिसाल है अफगानिस्तान की, कि वो क्रिकेट में अभी जुमा 8 दिन हुए आए, वो सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप का। तो मसला ये है कि जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रांग होगा, जब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपकी फुटबॉल भी ग्रो हो सकती है। बिल्कुल। तो यही हमारा प्रोजेक्ट का इम्कान है। इसमें डिपार्टमेंट्स जिस तरह आपने जिक्र किया वो ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान में, उनका एक किरदार रहा है पिछले 70 साल के अंदर। उनके लिए हमने एक कंपटीशन मखसूस कर दिया कि वो करें। अब हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह PSL में भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जब लीग इस तरह की सेटअप हो तो जितने क्लब्स हों उसमें एक्चुअल फुटबॉल के शौकीन या ऐसे लोग इंटरेस्टेड हों जो पैसा भी लगा सकें और फिर लीग को भी आगे बढ़ा। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहरुख साहब से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, एंड गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और पाकिस्तान में जितने भी खेल हैं, पैसे तो वैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं, लेकिन जो है एटलीस्ट उनको हम सब ने मिलकर सपोर्ट करना है ताकि हम लोग खुद ही बेहतरी की जाने पड़े। यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक शामिल करने का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम फुटबॉल से थोड़ा सा क्रिकेट की जानिब वापस आते हैं, क्योंकि क्रिकेट के जो मामलात हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। हम बांग्लादेश से हारे और बांग्लादेश से हार के बावजूद एंग्री राइट नाउ मैं हाँ, एंग्री इस वजह से है कि ये जो सेगमेंट लग रहे हैं आप, ये जो सेगमेंट है इसमें हमने बहुत ही सख्त बातें करनी है। अच्छा, ब्रेक में नाज़रीन को बताती चलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने हसनैन से कोई सवाल पूछा एंड ही इज लाइक रुको रुको अभी मैं किसी चीज में फंसा हुआ, तो प्लीज मुझे बता दे किस में फंसे आप। इसमें मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं, स्पेशली इस शो के बाद। और आज जो हम बात करेंगे क्रिकेट की, जो हमारी बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस रही उसके हवाले से, लेकिन जो सहाफी मोहसिन नकवी के खिलाफ बोलते थे इंक्लूडिंग मी, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं मोहसिन अली रिजसा के, फिर चेयरमैन हैं रिजसा के अयाज अकबर यूसुफजई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं एमर नजीब सत्ती साहब और सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवीद खोकर साहब। इनकी एक्रेडिशन को रोका गया निम्रा, और हमारा दाखिला इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बंद है। और कसूर हमारा ये है कि हम मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त स्याह सफेद के मालिक हैं, बादशाह हैं, मैं उनको कह सकता हूँ पीसीबी में भी और वजारत दाखिला में भी, उनके खिलाफ बात की, लेकिन उनके खिलाफ नहीं की थी, हमने बेहतरी के लिए बात की थी। ग्रे एरियाज को हमने बात करेंगे ना, हमारी टीम है, हमारा क्रिकेट बोर्ड है। खैर, मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सदर हैं रिजसा के, उन्होंने अभी रिट पिटीशन भी दायर कर ली। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन साहब जी मोहसिन साहब बताइएगा, आपने रिट पिटीशन दायर कर दी है हाई कोर्ट में, किसके खिलाफ दायर हुई? हम हाई कोर्ट में ही बैठे हुए हैं, हमारे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनके थ्रू हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया कि हमें बताया जाए कि क्या हम एलियंस हैं, क्या हम किसी दूसरे मुल्क से यहाँ आए हैं, या 35 साल। मोहसिन नकवी साहब की जितनी उम्र है इतना मुझे फील्ड में तजर्बा हो गया। अच्छा, तो मोहसिन अली साहब ये बताइएगा कि ये जो सोतेलू वाला सलूक किया जा रहा है, तकरीबन 140 लोगों को अगर एक्रेडिशन मिल जाती है तो 5 लोगों को क्यों नहीं मिल सकी, जुर्म क्या है? भाईजान वो 140 जो लोग हैं, मैं अयाज अकबर यूसुफजई साहब, फैसल साई साहब और नवीद खोकर साहब, मोहसिन इजाज साहब, मतलब हमें, और आप खुद भी हैं, फिर वो अमर सत्ती साहब है, रूहानी साहब है, हमें जिंदगी पूरी गुजर गई। उन 120 में से मैं तो 20 को भी नहीं पहचानता जिनको इन्होंने एक्रेडिशन रेवड़ियों की तरह बांटे हैं, उनमें से तो मैं 20 को भी नहीं जानता कि ये है कौन है। ठीक हो गया। और मोहसिन साहब मनमानी देखें, बात यह अफनान साहब, यहाँ पे टोटली मनमानी का कल्चर है। देखें, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये एक फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना रहे हैं, मतलब फिर आप ऐसा करें उन्हें वजीर आजम भी बना दें, फिर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बना दें, फिर उन्हें जो है ना हाई कमिश्नर पूरी दुनिया के बना दें, और पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स हैं ये सारे मोहसिन नकवी साहब को दे दें, क्योंकि उन्हें बहुत शौक है। ब्यूरो चीफ बना दें सबका, सॉरी ब्यूरो चीफ बना देते हैं सर सब चैनल्स का, मालिक है वो सारे चैनल्स के, आप उन्हें ब्यूरो चीफ बना रही हैं। सही बात है, वैसे आपकी भी बात ठीक है। ठीक है, बताइएगा। देखिए, बात यह है कि हम जो है तनकीद बराए सलाह करते हैं, हमारा कोई शौक नहीं होता, ना हमारा कोई पर्सनल एजेंडा होता है। हमने जब जब जो भी बात की है पाकिस्तान के लिए की है। ये लोग तो आज हैं, कल नहीं होंगे। हम तो सारी जिंदगी यहाँ रहे हैं और सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। पाकिस्तान हमारा ओढ़ना बिछोना है। मसला ये है, जिनको क्रिकेट की सी का पता नहीं होता उन्हें उठा के चेयरमैन लगा दिया जाता है। फिर वो आप देख लें, ये बांग्लादेश ने जो आपके साथ किया है, ये एक आपके लिए एक वो थप्पड़ है जिसकी बाज़गश्त जो है सारी जिंदगी आपको आएगी। आप ऐसा करें ना, सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो आपके मदासरा नहीं है उनको एक कमरे में बंद कर दें। अगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर पाकिस्तान की टीम जो है जीतना शुरू करती है, अगर शहनशाह अफरीदी साहब जो है दौड़ते हुए स्पिनर वो पेसर बन जाते हैं, अगर शाहिद अफरीदी साहब जो है वो मजलूमियत छोड़ देते हैं, वकार यूनस पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ऐसा रोल नहीं है जो उन्होंने ना लिया और जिसमें वो सुपर फ्लॉप, सिवाय एज ए बॉलर ही वाज ऑलवेज अ सुपर फ्लॉप। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान में बाकी मर गए हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट के खेलने वाले जावेद मियांदाद है, पाकिस्तान में ज़हीर अब्बास है, मोहसिन हसन खान है, यूनुस खान है। आप पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वालों को क्यों लेते हैं? जिनके अपने मकासद होते हैं सिर्फ आप उनको क्यों लाते हैं? भांजे भतीजे, यूसुफ आया उसका बेटा खेल रहा है, रजाक आया उसका बेटा खेल रहा है, इंतमाम आया उसका भतीजा बेटा खेल रहा है, ये तमाशा लगाया हुआ है। ये पाकिस्तान देखें, ये सारे हमारे मुलाजिम हैं,
हमारे नौकर हैं, हमारे पैसों से इनको तनख्वाहें और याशियां मिलती हैं। आप सारी जिंदगी पढ़ते हैं, कोई मास्टर्स करता है, कोई पीएचडी करता है, उसकी तनख्वाह लगती है 1.5 लाख रुपए। ये क्रिकेट बोर्ड में अंगूठा छाप आते हैं, पिज्जा बेचने वाले आते हैं और 25 लाख रुपए से तनख्वाहें शुरू होती हैं। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। हम पूछेंगे, इनसे कहें हमारी जबानों पे ताले लगा दें, हमें गली गली में नचाएं। पाकिस्तान अगर जीतता है हम इसमें भी तैयार हैं। ठीक, अच्छा तो मोहसिन साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिलीफ मिल जाएगा फिर कोर्ट से? एक्सपेक्ट क्या मतलब है कर रहे हैं? हम श्योर हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है। एक्सपेक्ट क्या होता है? एक्सपेक्ट तो वो करते हैं जिनका केस कमजोर होता है। अभी मैं वर्ल्ड कप कवर करके आया हूं, मैं एशिया कप कवर करके आया हूं, मैं पूरी दुनिया, अयाज अकबर साहब ने 50 वर्ल्ड कप कवर किए हुए हैं। हाँ, वो अयाज अकबर साहब की तो कल मैंने एक्रेडिशन देखी है, वकील साहब का टेबल खत्म हो गया था, उनकी एक्रेडिशन खत्म नहीं हो रही थी। तो भाईजान हमारे भी अल्लाह की मेहरबानी से आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एक्रेडिशन शुरू भी नहीं होंगे। ऐसे ही है। और मोहसिन साहब, जिस तरह निमरा ने कहा आपसे कि रिलीफ मिलता हुआ बर वक्त आपको पिंडी टेस्ट से पहले नजर आ रहा है, कोर्ट से इतनी उम्मीद है आपको? यार देखिए, बात ये है असनान साहब, इट इज नॉट अबाउट रिलीफ एंड अबाउट अटेंडिंग द पिंडी टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। इट इज अबाउट अवर प्रेस्टीज, इट इज अबाउट द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। प्रॉब्लम इज दिस, हमारे अपने जर्नलिस्ट बिक जाते हैं, वो इनके स्पोक्समैन बन जाते हैं, इनके मदासरा बन जाते हैं, जिसकी वजह से सारा मसला होता है। अगर देखिए ये बात यार साहब की या मोहसिन की या अहमर की या हसनैन की या नवीद की या रूहानी साहब की नहीं थी, ये बात थी कम्युनिटी की। इन 150 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि रेड बॉल से होती है व्हाइट बॉल से होती है, वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं एक्रेडिटेशन लेके। ठीक हो गया मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रिसा सदर साहब के बाद साहब से बात करते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई साहब अनदर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और पिछले तकरीबन 20-25 साल में इन्होंने कोई इवेंट ऐसा नहीं है जो कवर ना किया हो। अयाज साहब, हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि क्या वजह है, आपने क्या इतना जुर्म किया कि आपकी एक्रेडिटेशन को रोक लिया गया? चले मैं हूं, अगर मैं तो 2-3 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, इसी तरह नवीद खोकर साहब है, लेकिन आपने क्या जुर्म किया? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आप लोग आज बात कर रहे हैं। देखिए हसनैन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई पोजीशन जब मिलती है तो उस पोजीशन को संभालने के साथ साथ आपके अंदर हौसला भी होना चाहिए, और वो हौसला आपको इस लेवल तक होना चाहिए कि अगर आपके काम में, देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में किसी के काम में अच्छाई भी होती है, उसमें कमजोरी भी होती है। अगर आपकी काम की कमजोरी की कोई आइडेंटिफिकेशन करता है या आपको दिखाता है या उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी किसी के साथ जाती दुश्मनी है। देखिए मोहसिन नकवी साहब एक चैनल के मालिक हैं, इससे पहले हम सिर्फ उनको इसी नाम से जानते थे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की शक्ल भी मैंने इस दफा देखी है जब पता चला कि किसी साहब को जो है वो सीएम पंजाब बनाया गया है। इससे पहले नाम हमने बहुत सुना था। इसलिए मैं ये बात करूं कि हमारी कुछ जाती उनके साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है, ना मेरी है, ना मोहसिन अली की है, ना रिजा की है, ना हसनैन लियाकत की है, ना नवीद खोकर की है, ना अहमर की है, किसी की भी नहीं है। हम सिर्फ देखिए, जब अगर आप यहाँ बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफी भी होगी, तनकीद भी होगी कि हसनैन साहब आप प्रोग्राम में इस तरह करके बात नहीं कर रहे, या आपका जो है बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या आपके चेहरे के ऊपर जो है वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बंदे ने आपको ये कहा है तो आप उसके दुश्मन बन जाए। हमारी कसूर इतना है हम सब दोस्तों का कि जब आप पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त वर्ल्ड कप में हुई इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप, किसी वर्ल्ड कप में हम ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले राउंड में बाहर हो गए हों। हमने तो वर्ल्ड कप के फाइनल खेले और वर्ल्ड कप जीत के आए हुए, हम तो वर्ल्ड चैंपियन है। अच्छा, उसके साथ साथ उसके बाद जब आप यूएसए और ऐसे एसोसिएट कंट्री से हारे हैं जो क्वालिफाई करके भी उस इवेंट में नहीं है, सिर्फ वो इसलिए है क्योंकि उसके मुल्क में वो टूर्नामेंट हो रहा है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली हुई है। तो यासब, आप क्या समझते हैं कि एक्रेडिटेशन को जो है ना वो नकवी साहब ने रोका है, या फिर डायरेक्टर मीडिया का भी इसमें कोई रोल नजर आता है आपको? देखिए बात यह है कि हमने ना जो प्लेटफॉर्म है सारे हमने एक्सरसाइज किए हैं। मेरी जाती तौर पे बात हुई है, मीडिया जो हेड कर रहे हैं सैमुअल हसन बर्नी साहब, जो कि यहाँ पर वो खुद भी एक जर्नलिस्ट रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के साथ उनका ताल्लुक था। फिर वो इसी तरह की तनकीदी खबरें लगाने के बाद पीसीबी में उनको नौकरी मिल गई। उसके बाद वो पीसीबी की नौकरी इस्तेमाल करते हुए आईसीसी तक पहुंच गए। आईसीसी के बाद जब उनका टाइम खत्म हो गया वो दोबारा पीसीबी में आ गए और एक बड़ी तनख्वाह पे यहाँ काम कर रहे हैं। हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें कहा कि आपका, सबसे पहले तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी में है। तो क्योंकि मैं साथ क्राइम भी करता हूँ तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कौन सी एजेंसी ने हमारे कार्ड रोके हैं बशमूल तमाम दोस्तों के, ताकि मैं चेक कर लूँ। नहीं, वो हमें नहीं पता, हम देखते हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी आप क्योंकि बड़ा सख्त बोलते हैं,
आप तनकीद करते हैं तो चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि आप सबके कार्ड जो है वो रोके जाए, इसलिए हमने आप सबके कार्ड रोक लिए हैं। और चेयरमैन साहब, तो फिर मैंने इस पे तकिया नहीं किया, बल्कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने उनको एक मैसेज डाला कि जी आपकी मीडिया डिपार्टमेंट ने मेरे समेत मेरे इतने दोस्तों के कार्ड रोके हैं कि अगर आपके नोटिस में नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं, और आपके नोटिस में है तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, एक टीवी चैनल के मालिक हैं, तो अगर ये काम हो रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका मतलब उनके नोटिस में था। अगर ऐसी बात होती तो हमसे कोई ना कोई राब्ता करता, और उन्होंने मैसेज रीड भी किया है। आज हमने अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा एक जेन्युइन केस है। आप किसी भी साथी को किसी भी जिम्मेदाराना उमूर से नहीं रोक सकते। आप जिस अदालत में बैठे हैं, इस अदालत के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बार बात होती है, आपने हसनैन देखा होगा। ये जो हमसे सामने अदालत है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, आए दिन हमारे कुछ दोस्त जो है इस चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़े बड़े सख्त अल्फाज बोलते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम अदलिया के लोगों को कि इतने उनके खिलाफ सख्त बातें होती हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, गेट पे बताया हो कि जाहिद बकर जो है वो अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ बात करता है। बेशक ऐसे ही वो अपने असाब को मजबूत रखते हैं, वो अपने असाब को मजबूत रखते हैं। होते हैं हमें अपनी जी, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया। यासा, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ज्वाइन करने के लिए, आपका पॉइंट आ गया। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके जो भी मसाइल हैं उसके लिए। नाज़रीन, यहाँ पे गुफ्तगू आपने सुनी है, एक ब्रेक शामिल करने जा रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारी आज की सुबह की सोच का ये लास्ट सेगमेंट है जिसमें आपकी कॉल्स भी हम जरूर रिसीव करेंगे। मेरा सेगमेंट, मुझे तंग ना कीजिएगा। ओके ठीक है, आप आराम से बैठे रेस्ट करें। लेकिन जो मेरे घर पे इस वक्त बैठी बहनें और ख्वातीन इस वक्त हमें देख रही है, उनका भी ये सेगमेंट है। तो खैर हम बात करने जा रही हैं एक आम मगर पेचीदा मसले की, जिसका सामना ज़्यादातर ख्वातीन को करना पड़ता है, खासतौर पर यंग लड़कियाँ। अब तो लड़कों को भी बहुत ज़्यादा होता है, चेहरे के कील मुहासे, एक्नी वगैरह, पिंपल्स। तो इस हवाले से जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनकी क्या पेचीदगियाँ हो सकती है, और फिर इनका इलाज कैसे मुमकिन है। ऐसे कौन कौन से बेहतरीन तरीके हैं जिनसे आप इनका इलाज कर सकते हैं, और इनमें अद्वियात भी शामिल हो सकती हैं, ये जदीद तिब्बी तरीक़ेकार भी शामिल है। हमारे साथ इन स्टूडियो इस वक्त मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर डाहा, जो हमें इन मसाइल का हल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब भी हम कोई स्किन की बात करते हैं, सो द फर्स्ट कंसर्न दैट कम्स अप वो यही होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है। तो ये इससे पहले कि डॉक्टर साहब जवाब दें, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। नंबर्स में रिपीट करता चलो, 051-890-1008, 051-890-1008, और दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946, 051-2624-946। जी डॉक्टर साहब, आपका सवाल मैडम क्या है? मेरा सवाल ये था कि सबसे पहला मसला जो स्किन से मुतालिक ज्यादातर लोगों का होता है वो एक्नी का ही होता है। कील वहां से आ रहे हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ये सब क्या होता है, क्यों होता है, और इसका हल कैसे होता है? देखिए मैडम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक्नी एक ऐसी चीज़ है, या जिसको हम अगर आम ज़बान में कील मुहासे का वर्ड यूज़ करें, तो इसका मेल और फीमेल दोनों इससे अफेक्टेड हैं, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं या जिसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो दोनों उसको फेस करते हैं। एक्नी एक्चुअली ये होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी हमारी स्किन में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारी सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं उसमें जब सीबम ब्लॉक होता है वो क्लॉग होके इन्फेक्शन काज करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से एक्नी हो जाती है, जिसको हम आम जबान में पिंपल्स बोलते हैं, कील मुहासे बोलते हैं, चेहरे के दाने बोलते हैं। अब ये है कि इसका ये जो होता है ना, नेचुरल आ रहा होता है। कुछ लोगों की स्किन आपने देखा होगा कि ऑयली होती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है। अब इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ऑयली स्किन वाले बहुत अच्छे होते हैं और ड्राई स्किन वाले अच्छे नहीं होते। स्किन की ये टाइप्स हैं डिफरेंट। ऑयली स्किन वालों को ही एक्नी होती है और ये पिंपल्स होते हैं। अब उसमें जो हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली वो ये है कि जी कि अगर पिंपल्स हो गए हैं तो उनका आप प्रॉपर इलाज करें। हमारे पास प्रॉपर इसका इलाज अवेलेबल है, उसकी मेडिसिन हैं, उसकी मेडिकेशन करें तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एक दफ़ा एक्नी को ट्रीट कर लिया हमने तो एक्नी दोबारा भी हो सकती है। तो इस चीज़ पे बड़ा क्लियर मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी नहीं है या जिस डॉक्टर से इलाज किया जी वो नहीं था, इतना काबिल नहीं था। लोग हमारे पास आते हैं जी डॉक्टर साहब हमने फलान डॉक्टर से इलाज लिया था, हमने 2 महीने मेडिसिन यूज की है, बिल्कुल ठीक हो गई है, अब देखें 6 महीने गुजरे दोबारा हो गई है। तो ये दोबारा हो सकती है।
ट्रीटमेंट के बाद कुछ ऐसी प्रिकॉशंस या कुछ ऐसी एहतियात हम बता देते हैं जिसके बाद एक्नी होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनमें एक्नी होने के चांसेस होते हैं और वो रहेंगे। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो उसके ट्रीटमेंट के बाद आप बताते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रिकॉशन में ये होती है कि कोई ऐसा हम उनको फेस वॉश बता देते हैं, ऐसा सोप बताते हैं जिससे स्किन के ऊपर ऑयल की जो वो है कलेक्शन है वो कम हो जाए। मतलब और साथ हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 3 से 4 मरतबा 5 मरतबा फेस वॉश करें। और हम ये रिकमेंड करते हैं जिस तरह आज का रेनी सीजन है, आजकल ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन के ऊपर ऑयली जो सीबम की जो वो अकोमोलेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हम फिर ये रिकमेंड करते हैं इस सीजन में फेस वॉश ज्यादा करें या कुछ अच्छा। माजरत के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है नौमान मुल्तान से। नौमान अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद नौमान मुल्तान से। मेरा सवाल ये है कि चेहरे पर जैसे किल वगैरह निकल आते हैं, 2-4 दिनों के बाद वो किल तो खत्म हो जाते हैं लेकिन निशानात बाकी रह जाते हैं, इनका कोई इलाज बता दें। ठीक डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसकी जो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन है उनमें एक ये भी है कि जब पिंपल खत्म होता है तो उसके बाद वो अपना निशान छोड़ जाता है। तो इसके लिए हम फिर फर्दर मेजर्स करते हैं। पहले तो अगर उसको टाइमली ट्रीट कर लिया गया तो उसके पिंपल्स के निशान रहने के या उसके स्कार रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया और उसके बाद उसके पिंपल्स के निशान रह गए हैं तो फिर हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं जिसमें डिफरेंट एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं। हम PRP कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हमारे पास क्यू-स्विच लेजर होता है वो कर सकते हैं। उससे फिर ग्रेजुअली ये ठीक होता है। तो जो टाइमली ट्रीटमेंट है वो क्या है? टाइमली ट्रीटमेंट से हम मेडिसिन देते हैं, कुछ हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ हम लगाने के लिए लोशन देते हैं, फिर साथ जिस तरह मैंने पहले बताया कि फेस वॉश देते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग एक्नी प्रोन होती है जिनकी स्किन, उनके लिए एक स्पेसिफिक सन ब्लॉक आता है जो सीबम कंट्रोल होता है। अगर वो नॉर्मल वाला सन ब्लॉक यूज करेंगे तो उससे उनकी एक्नी की जो होने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। ठीक, हाँ ठीक हो गया। मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा, सवाल पूछिएगा डॉक्टर साहब से। सवाल ये था जी, जिस्म पे बहुत ज्यादा मोके निकल रहे हैं, मस्से जिसे कहते हैं जी, इनका क्या हाल है जी, ये क्यों निकलते हैं जी? अच्छा, ये भी एक बड़ा कॉमी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने अच्छा सवाल किया है। इसमें यह है कि जो ये निकलने के ना, इनको हम लोग नॉर्मली स्किन टैग्स बोलते हैं हमारी मेडिकल में। तो इसके निकलने की कोई ऐसा नॉन रीजन नहीं कि जी कि वो मुझे निकल रहा है तो आपको नहीं निकल रहा है। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, अलबत्त यह कि जब निकल आते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, मेडिसिन भी हैं और लेजर्स भी हैं। तो फिर मतलब लेजर इनको बताएं, अगर ये करवाना चाहें कौन कौन से ट्रीटमेंट? अगर लेजर कराना चाहें तो कॉटरी से करा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से करा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर करा सकते हैं और कॉटरी करा सकते हैं। कॉटरी, हाँ जी, कॉटरी करा सकते हैं। तो ये 2 प्रोसीजर्स हैं, ये करा सकते हैं। जो दूसरा एक हमारे पास एक एसिडिक फॉर्म में आता है TCA जिसको हम बोलते हैं, वो भी TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये भी यूज कर सकते हैं। ये वही है जिसको लगाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। लाइट से लगाते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, 20 मिनट्स के लिए लगाते हैं और वंस इन अ वीक यूज करते हैं। तो उसके बाद ये है कि ग्रेजुअली ये ठीक हो जाता है। इसकी 6 to 8 एप्लीकेशंस होती हैं हफ्ते में एक बार लगाने से, या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। लेकिन इसको प्लीज आपने ना इस तरह नहीं करना कि मैं बता रहा हूं तो आप यूज करना शुरू कर दें। इसकी एज पर बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल फेस पे है तो उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, अगर चेस्ट पे है तो उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करना है। ऐसा नहीं कि जी आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं और आप जाके फार्मेसी से TCA ले और लगा लें और स्किन जल जाए। ठीक है। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है घोटकी से। गुलाम साहब, अपना सवाल बताइएगा। जी मैडम, ये मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये जब हमारी उम्र 22 साल से ऊपर हो रही है तो ये बहुत ज्यादा शदीद निकल रहे हैं, तो इसका कोई खाने पे या कोई इस तरह का कोई एहतियात बंदा करे उससे कम हो सकती है या क्या हिसाब है? कोई डाइटरी रीजन? लेकिन डाइटरी रीजन में दूसरा एक छोटा सा आपसे सवाल है कि ये आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी जरूर बताती हूँ। ये दूसरा सवाल मैडम आपने बताना है, पहले का मैं जवाब दे देता हूँ। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इनकी खूबसूरती के पीछे मेरा कोई रोल नहीं है। ये मैडम की नेचुरली ब्यूटी है। अच्छा मैडम, इसमें ये होता है कि जो ये बात कर रहे हैं कि 22 साल के बाद, मैंने पहले मेंशन किया ना, आफ्टर प्यूबर्टी बॉडी में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये जो पिंपल्स निकलते हैं इसमें नॉर्मली ऐसा देखा गया कि आफ्टर प्यूबर्टी ही स्टार्ट होते हैं। तो अब प्यूबर्टी की वजह से फिर जो ये बता रहे हैं कि 22 साल के बाद बढ़ गए हुए हैं, इसका इलाज, एहतियात खुराक की बात करें तो बस फ्रेश वेजिटेबल्स, जूसेस, इस तरह की चीजें लें और स्पाइसी फूड से अवॉइड करें, जंक फूड से अवॉइड करें। ये चीजें भी सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं जिसकी वजह से एक्नी होने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। गुलाम साहब, मेरी खूबसूरती का राज यही है कि मैं जंक फूड नहीं खाती। ठीक हो गया, लेकिन वो मुझे पता है कि नहीं खाती है, नहीं खाती। इसके ऊपर डिबेट होगी। अच्छा, नईम इजाज साहब हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। नईम, पूछिएगा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, पूछना ये था मुझे कि जो ऑयली जिल्द होती है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा ऑयली है
मतलब मैंने काफी सारी चीजें इस्तेमाल की हैं लेकिन कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई स्किन केयर रूटीन आप इनको बता दें कि इनको क्या यूज करना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहिए, इस तरह से अगर कुछ देखिए जो इन्होंने सवाल किया ना बहुत ज्यादा ऑयली है, तो मैं इनको सादा जबान में ये समझाऊं कि आप दिन में जो अगर फॉर एग्जांपल जिनकी नॉर्मल स्किन है वो 3 दफा फेस वॉश करते हैं तो आप 5 से 6 दफा करें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, मतलब ये कि सिंपल सा मैं टिप बता रहा हूँ कि ज्यादा फेस वॉश करेंगे तो उसके सर्टेन टाइम तक ऑयल जमा नहीं होगा, फिर उसके बाद दोबारा वॉश करें। इस तरह से करेंगे तो उनकी स्किन की जो ऑयली है वो कम वो होगी, मतलब फेस के ऊपर सीबम कम जमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पिंपल्स के सोल्यूशन है। सिंपल ये सोल्यूशन है। और दूसरा ये भी होता है कि कुछ फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है जो कि एक्नी प्रोन स्किन एक्नी कंट्रोल जो होते हैं वो फेस वॉश। एक मेरे जहन में आ रहा है, अगर मैं बता सकूं बता सकती हूँ। वो आप बता सकती हैं, आपका डिसीजन है। अच्छा चलिए, नहीं बता रही, डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। अकील, सवाल बताइएगा। अच्छा मैडम ये मेरा सवाल है कि जो मौके निकल आते हैं मौके निकल आते हैं तो वो कैसे खत्म होते हैं, क्योंकि उनकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं होती, तो वो कहते हैं क्योंकि लेजर के जरिए खत्म होते हैं, वो जो ना काफी ज्यादा तकलीफें होते हैं गर्दन के ऊपर। अकील साहब वैसे डॉक्टर साहब बता चुके लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। गर्दन के ऊपर है इनको, तो गर्दन के ऊपर चले, ये गर्दन के ऊपर देखिए गर्दन के ऊपर है, वहाँ पे भी हमारे पास लेजर की जो ये बात कर रहे हैं कि पेन होता है, तो लेजर जो भी डॉक्टर करेगा वो उसको पहले सुन कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारा एक सुन करने के लिए और लोकल सुन करते हैं। लोकल सुन से मुराद ये है कि इसको हम लोग ये बोलते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें पूरी बॉडी नहीं होती है, सिर्फ उसी जगह को स्पेसिफिकली सुन करने के बाद वहाँ पे लेजर करते हैं, फिर उसमें कोई पेन नहीं होता, हल्का सा जस्ट जो सुन करने के लिए सिरिंज यूज करते हैं उसका हल्का सा पेन होता है। तो वकील साहब आपको बताते चलें कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर आपने बोला था, कॉटरी बोला था, टीसीए बोला था, तो आप ये करवा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, दर्द वगैरह नहीं होता जैसे डॉक्टर साहब बता चुके हैं। जी अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त तक हमें जब नेक्स्ट कॉल आए उस वक्त तक मुझे एड्रेस कीजिएगा कि जो मौसम की खराबी होती है, मौसम की बदलते हालात होते हैं, ये कितना ज्यादा इस बीमारी के ऊपर असरअंदाज होता है? बिल्कुल, मौसम का मैंने अभी आपको बताया, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है इस बीमारी के ऊपर। उसकी रीजन ये है कि गर्मियों से ज्यादा रेनी सीजन में ज्यादा होता है, बरसात में, क्योंकि सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जिनकी ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर ऑयल जो स्किन के ऊपर आने के बाद ड्राई होता है ड्राई सीजन में, तो वो ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑयल मीन सीबम जो जमा होना शुरू होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन की वजह से एक्नी हो जाती है। तो इसलिए इस सीजन में जो आजकल का सीजन है इसमें होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने जिस तरह नॉर्मली आपको बताया, अगर नॉर्मल रूटीन में अगर फेस वॉश 4 मरतबा करें तो इसमें 8 मरतबा करें, ताकि एक्नी होने के चांसेस मिनिमम हो जाए। अच्छा, इसमें एक बेहतर रास्ता ये भी है कि आप 1 महीने में 1 दफा हाइड्रा फेशियल वगैरह करवा लें। हाइड्रा फेशियल इज गुड ऑप्शन। उसकी रीजन ये है कि जो आपने शुरू में कहा था कि हाइड्रा फेशियल व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देता है। अब व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी पोर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसमें सीबम क्लॉग होता है, जमा होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है और फिर एक्ने। अच्छा, मिसेस अमजद हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। मैम आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि मेरी उम्र 43 ईयर्स है और ना मेरे माथे के ऊपर ना छाई है, पहले हल्की थी लेकिन अभी इन गर्मियों में ना काफी डार्क हो गई है। गालें ठीक है, साफ हैं, लेकिन माथे के ऊपर बहुत तेज है। ओके, थैंक यू। ब्लैक कलर की चाहिए पूरे माथे पे। और कोई बात पूछनी कोई हल बताए कि? जी बताते हैं आपको। नहीं बस इसी बारे में। थैंक यू। और टीनेज जो बच्ची हैं उनके जो पिंपल्स निकल आते हैं तो उनके लिए कुछ बताइए। ठीक। अच्छा देखिए, जो छाइयाँ होती है ना, पिगमेंटेशन, ये भी हमारा एक्नी की तरह बड़ा बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, कॉमन मसला है ना। अब इसमें 2-3 रीजन होती है मेन ना। एक तो छाइयाँ बनने की रीजन ये होती है कि यंग एज में जो हमारी यंग गर्ल्स हैं स्पेशली, वो इस तरह करती हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में गोरा होने के लिए कुछ ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल कर लेती हैं जो कि उस वक्त उनको गोरा कर देती हैं। एक्चुअली उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि स्किन को डैमेज कर देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे पास एक पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, और ये देखें पिछले 2 महीने से मेरे फेस के ऊपर छाया निकलना शुरू हो गई। उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं और पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि नहीं क्रीम तो मैंने कभी यूज़ की नहीं है। मैडम को आपने 5 साल पहले, कुछ 6 साल पहले। हाँ, वो तो बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। मतलब दे टेल अस दिस वे। होता क्या है कि अगर ये क्रीम आपने इस्तेमाल किया तो 6, 7 साल, 8 साल बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं इस तरह से कि वो छाया काज कर देती हैं। एक रीजन ये है, वक्ती तो आपको गोरा कर रही हैं, वक्ती गोरा कर रही हैं। तो प्लीज ऐसा कोई हमारी डर्माटोलॉजी में, स्किन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपने यूज की और 15 दिन में आप बहुत ज्यादा गोरे हो गए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसी अगर कोई चीज होगी भी सही तो वो स्किन को डैमेज करेगी, स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज करेगी। नेचुरल वे में अगर स्किन को गोरा करना है तो बहुत ही स्लोली होता है, जिससे स्किन साफ होती है। ठीक है, तो ये इनको जल्दी से ट्रीटमेंट बताइएगा, हमने नेक्स्ट कॉल भी लेनी है। इनका ट्रीटमेंट सिंपल ये है कि कोई अच्छी सी नाइट क्रीम ले लें जो डॉक्टर रिकमेंड करे।
नाइट क्रीम भी ऐसी होती है कि जो रात को यूज करेंगे तो वो भी अगर गोरा जल्दी कर देगी उसमें भी स्टेरॉइड होंगे। और रेगुलर सन ब्लॉक यूज करें। आप सन ब्लॉक यूज करेंगी मोहतरमा। अच्छा, अमीर खान है कोयटा से। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम, सवाल बताइएगा। जी वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है जी, ये दिन में जिल्द के लिए कितना गिलास पानी की जरूरत है? हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बताइएगा। सही है। लेकिन पानी जितना मैक्सिमम पिए उतना अच्छा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि पानी सिर्फ स्किन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि मिनिमम भी 8 गिलास पानी तो जरूर पिए। लेकिन अगर 4 लीटर ऑफ वाटर जो पानी की हमारी बड़ी बोतलें होती हैं, दोज आर गुड इनफ अगर ये यूज कर ली जाए तो। ठीक हो गया, चलें ठीक है। नेक्स्ट कॉलर भी लेना है। दुआ हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। दुआ, आपको खुशामदीद कहते हैं, अपना सवाल पूछिएगा। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन पर है ना हल्के हल्के सी, एक ऐसे नहीं जैसे बहुत ज्यादा होता है, बाहर धूप में जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है जैसे बारीक बारीक से दाने, वो कभी भी सही नहीं होते, क्या रीजन? और दूसरा मेरा ये भी क्वेश्चन था कि जैसे अब तो गर्मी है, लोग गर्मियों में पानी ज्यादा पीते हैं, सर्दियों में कम, पर मैं ना यूजली पानी कम पीती हूँ। इस्लामाबाद में भी या सिंध में भी रहते थे तो कम पीती हूँ पानी, मुश्किल से 2-3 गिलास पूरे दिन में पीती हूँ। तो ये तो रीजन नहीं है। और मेरा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ, चेहरा चाहती हूँ बिल्कुल शाइनी हो, रंग भी फेयर है, ऐसी भी बात नहीं है कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, पर ये है हल्की हल्के से बाहर जाके नुमाया होते हैं, स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग नहीं है। और एक मेरी नाक जो है ना, अब जैसे इस्लामाबाद का वेदर है आजकल इस तरह का हो रहा है, तो ये इस पे इतना ऑयल यानी कि बहुत ज्यादा है, क्या वजह है? नाक के लिए ज्यादा ऑयल है? जी जी, नाक पर, सिर्फ नाक पर, चिक पर नहीं, नाक पर बहुत ज्यादा ऑयल। जी, दुआ समझ गए, थैंक यू। इसमें ये होता है कि इसको कॉमेडोनल एक्नी बोलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से वो दाने निकलते हैं। और इसमें एक ऑप्शन ये बन सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर ये बाहर धूप में जा रही है और इनको हल्के से वो हो रहे हैं, दाने बन रहे हैं और साथ खारिश भी हो रही है, तो वो फोटो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है। अब फोटो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस को हम ट्रीट करने के लिए रेगुलर सन ब्लॉक यूज करते हैं। और दूसरा, अगर वो एक्नी है तो फिर एक्नी डॉक्टर मैं देख के बता सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हिस्ट्री दिया उसमें बताना मेरे लिए फिजिबल है। वैसे भी हर कंडीशन में आपको यूज करना ही चाहिए सन ब्लॉक, तो इन एनी केस यूज तो आप बाहर जब जाती हैं, दुआ नाम था गालिबन, तो दुआ आपको सन ब्लॉक तो लाजमी यूज करना चाहिए। और सन ब्लॉक भी बहुत अच्छे वाला, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और वहां से खरीदें। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी ऐसा सन ब्लॉक ना लें कि जो रंग को गोरा करे। ये इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक का काम, बिल्कुल ऐसे सन ब्लॉक का काम स्किन को प्रोटेक्ट करना, ना कि गोरा करना है। तो आप इस कंसेप्ट से बाहर आए कि सन ब्लॉक यूज करेंगे गोरी हो जाएगी, स्किन डैमेज को रोकेगा। 30 सेकंड में आप ये बता दीजिएगा कि आपने फेशियल का भी जिक्र कर लिया, सन ब्लॉक का भी कर लिया, कुछ मेरी तरह के गरीब लोग भी देख रहे होंगे, वो क्या करें? बस सिंपल मैंने कहा ना कि आप एक्नी से बचने के लिए फेस वॉश ज्यादा करें। साबा जो हमारा क्या कहते हैं ना कि रूटीन में फेस वॉश अवेलेबल है, फेस वॉश करें। और बाहर जाएं तो फिर फेस को कवर कर लें और ज्यादातर फेस वॉश करें। और उससे ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट यूज करें वो ऐसी हो कि जो ऑयल प्रोडक्शन को मजीद बढ़ाए नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आई होप सो आप सबको जरूर पसंद आई होगी। आप वैसे हमें फीडबैक भी दिया करें जरूर। आपसे कल मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।